हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। यूपीएससी मेंस 2025 को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल आईएएस ने आपके लिए मॉक टेस्ट जीएस पेपर्स के मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है और उसमें हमने स्टार्टिंग के वीडियोज में जीएस 2 जो कि पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर का पेपर है उसको डिस्कस किया है। अब हम लोग जीएस पेपर 4 को डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपीएससी के सिलेबस का मेन सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जिसमें कि काफ़ी स्कोर करने का पोटेंशियल है और हम इस टेस्ट पेपर डिस्कशन के माध्यम से वेरियस आंसर राइटिंग जो स्किल्स हैं एथिक्स में उसको सीखने का जानने का प्रयास करेंगे और एथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। उनको लेकर जो अप्रोच है, किस तरीके का अप्रोच रखना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आंसर राइटिंग स्टाइल क्या होनी चाहिए, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें हमारे जो एथिकल व्यूज हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, जो एथिक्स के कंसेप्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये सभी चीजें हम लोग इस डिस्कशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस वीडियो से शुरुआत करते हैं जीएस 4 के क्वेश्चन पेपर्स के डिस्कशन की, जो हमारे मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन की। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Small acts of kindness are subtle. Small acts of kindness are subtle and usually go unnoticed. Usually go unnoticed. But they are the most clear signs of an ethical person. Most clear signs of an ethical human personality. Ethical human personality. What are the ethical consequences of? What are the ethical consequences of such small acts of kindness in our daily lives? अब देखिए, चूंकि इथिक्स के पेपर में क्वेश्चन का जो ट्रेंड है आजकल पिछले 2-3 साल से, अगर आप यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड बड़ा बदला हुआ सा है। 2024 का क्वेश्चन पेपर देखिए तो आपको एथिक्स में भी करंट अफेयर में जो इंपॉर्टेंट इशूज हैं, इंटरनेशनल वॉर है, इंटरनेशनल एड है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सभी चीजों पर, आर्म्स इंडस्ट्री है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन चीजों से जोड़कर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आपको एथिक्स को भी, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको एथिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। वो आपको जीएस पेपर 4 में काफी काम आने वाला है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है और जिस तरीके से वो एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे एक्चुअल एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसी का एक सिमुलेशन और टेस्ट आपको हमारे भी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक है, so we have also tried to frame the questions which are relevant, which are more contemporary, which have their more relevance in the contemporary times. At the same time, we have also attempted to include various types of, a variety of questions which will push you to think, which will push you to analyze and utilize your analytical skill while writing the answer. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? Small acts of kindness are subtle and usually go unnoticed, but they are the most clear signs of an ethical human personality. What are the ethical consequences of such small acts of kindness in our daily lives? हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। दयालुता के छोटे छोटे कार्य सूक्ष्म होते हैं। दयालुता के छोटे छोटे कार्य सूक्ष्म होते हैं और आमतौर पर ध्यान नहीं दिए जाते, लेकिन वे एक नैतिक मानव व्यक्तित्व के सबसे स्पष्ट संकेत होते हैं। सबसे स्पष्ट संकेत होते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब प्रश्न क्या है इसके कंटेक्स्ट में? हमारे दैनिक जीवन में दयालुता के ऐसे छोटे छोटे कार्यों के नैतिक परिणाम क्या हैं? आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है। सो दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, व्हाट आर देयर एथिकल कंसिक्वेंसेस इन आवर डेली लाइफ्स, उसके विषय में चर्चा करनी। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अपने आप में क्वेश्चन नहीं है। सो दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन among candidates in other GS papers also. अगर स्टेटमेंट के बाद कोई डायरेक्टिव वर्ड लिखा होता या स्टेटमेंट को कहा गया होता एग्जामिन करने के लिए, तो वो स्टेटमेंट के ऊपर आधारित प्रश्न होता। स्टेटमेंट इस तरीके के प्रश्नों में कंटेक्स्ट ले डाउन करता है और उस कंटेक्स्ट की समझ के अनुसार फिर जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उसको आपको आंसर करना होता है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज द मेन क्वेश्चन।
तो आपको अपने आंसर में कंटेक्स्ट को तो एड्रेस करना ही है, पर कंटेक्स्ट के ऊपर आपका कम ध्यान होना चाहिए। कंटेक्स्ट को आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दीजिए इलेबोरेट करके, देन यू कम टू दी मेन क्वेश्चन। दिस इज द मेन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपसे इसके विषय में इस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब एग्जामिन करने नहीं कह रहा है, ये पूछ रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में दयालुता के ऐसे छोटे छोटे कार्यों के नैतिक परिणाम क्या है। सो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ हाउ शुड वी प्रोसीड इन आवर आंसर, अपने आंसर में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो हमने हमेशा बात की है, जैसे जीएस पेपर 2 के भी डिस्कशन में हमने बात की है, कि हमारा जो इंट्रोडक्शन को लेकर अप्रोच है या पूरे क्वेश्चन पूरे आंसर में जो अप्रोच होगा वो क्वेश्चन की मेन थीम पर होगा। इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या है? जब आप मान लीजिए एक फ्रेशर कैंडिडेट हो या आपने पहले भी परीक्षा दी हो, मेंस का पेपर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने देखा हो, तो क्वेश्चन के थीम को पकड़ने का प्रयास कीजिए जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, और उस थीम के अनुसार अपने उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस क्वेश्चन में थीम क्या है? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। सो दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ इन द इंट्रोडक्शन वी विल डायरेक्टली टारगेट द थीम ऑफ द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में हम स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस को बता दें। हमारे जीवन में जो दयालुता के ऐसे छोटे छोटे कार्य हम करते हैं या हमारे साथ कोई और कर जाता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आधारित है कि उसके नैतिक परिणाम क्या हैं। दयालुता के ऐसे छोटे छोटे कार्यों के नैतिक परिणाम क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम कहां से शुरू करेंगे? यही स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस से। इंट्रोडक्शन में हमारी बात कहां से शुरू होगी? स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस से। ठीक है, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इन आवर डेली लाइफ। व्हाट डू वी मीन बाय देम? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी कार्य अपने आप में छोटा बड़ा नहीं होता, उसका नैतिक परिणाम और नैतिक महत्व कितना है वो उस चीज पर निर्भर करता है। स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कहने का अर्थ कि वो कार्य भले ही दिखने में छोटा लगे या उसका प्रभाव या परिणाम कम लगे, बट दे आर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? सो एक्चुअली दे आर ह्यूमन एक्शंस। पहली तो चीज ये है कि दे आर ह्यूमन, दे आर एक्शंस बाय मोरल एजेंट्स। व्हाट आर स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस? स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस आर एक्शंस बाय मोरल एजेंट्स, actions by moral agents. Moral agent means individuals. Actions by moral agents that display the value of kindness, that display the value of kindness, that display the value of kindness, that display or involve the practice of value of kindness. उस तरीके के कार्य। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और आपके सामने कोई वृद्ध व्यक्ति खड़ा है या आपके सामने कोई बहुत छोटा बच्चा खड़ा है, तो आप क्या करते हैं? कोई महिला खड़ी है तो आप क्या करते हैं? कोई बीमार व्यक्ति है, आप क्या करते हैं? आप ये प्रयास करते हैं कि अपनी सीट उनको दे दें ताकि उनको यात्रा करने में कठिनाई ना हो। तो ये स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है। इससे ना तो आपके परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा, ना तो उन महिला के ऊपर या जिस भी व्यक्ति के लिए आपने सीट छोड़ा है उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा भौतिक प्रभाव पड़ जाएगा कि उनका जीवन स्तर बदल जाएगा या उससे समाज की या देश की स्थिति बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए इसे स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कहा गया है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्य हमारे अंदर के नैतिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं, हमारी इंसानियत को दिखाते हैं कि हम एक नैतिक मनुष्य के रूप में कितने उन्नत हैं। और जब समाज में अधिक लोगों में इस तरीके की भावना होती है तो उस समाज को अधिक नैतिक समाज माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो जापान में इस तरीके की वहां पर जो सिटीजनशिप वैल्यूज है वो बहुत चेरिश की जाती है थ्रू दी स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। ओके, अच्छा, हम भारत में भी देखें तो इस तरीके की प्रवृत्तियां लोगों में आमतौर पर होती है ना। हम भी अपनी सीट छोड़कर उठ जाते हैं, बट स्टिल वी हैव टू इनकलकेट मोर सच टाइप ऑफ काइंडनेस इन आवर डे टू डे लाइफ। अच्छा, तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस क्या हो गया? एक्शंस बाय मोरल एजेंट्स दैट डिस्प्ले और प्रैक्टिस दी, दैट इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ, हम डिस्प्ले भी लिख सकते हैं, या इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ the value of kindness through mundane या फिर सिंपल, या मुंडेन भी हम कह सकते हैं, सिंपल मुंडेन ह्यूमन एक्शंस, है ना। एक्शंस बाय मोरल एजेंट्स दैट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ काइंडनेस थ्रू सिंपल एंड मुंडेन बिहेवियर।
जो आपको चीजें देखने में बहुत सरल लगेंगी, साधारण लगेंगी, परंतु उनका नैतिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस को डिफाइन कर दिया। दे आर एक्शंस बाय मोरल एजेंट्स दैट इन्वॉल्व द प्रैक्टिस ऑफ काइंडनेस थ्रू सिंपल मुंडेन बिहेवियर इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन आवर डेली लाइफ। ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। देखिए, किसी भी जनरल स्टडी का पेपर हो या ऑप्शनल का पेपर हो, आंसर में इंट्रोडक्शन आपको मेन थीम को ही टारगेट करते हुए करना है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, नाउ वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। सी, दिस वाज द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? What are the ethical consequences of such a small acts of kindness in our daily life? Now see, ethical consequences of such a small acts of kindness. So we will make a subheading, ethical consequences of such small acts of kindness, such small acts of kindness in daily lives. इसका एथिकल कंसिक्वेंस क्या है? एथिकल कंसिक्वेंस मतलब नैतिक परिणाम। नैतिकता से जुड़े कौन से परिणाम इस तरीके से स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस के माध्यम से होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ऐसी चीजों से, जैसे आप मान लीजिए सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पे आप बाइक चला रहे हैं, और एथिक्स के आंसर्स में एग्जाम्पल का भी बड़ा महत्व होता है, इसीलिए और ऐसे उदाहरण को आप उठाएं जो कि आम जनजीवन से जुड़ा हुआ हो। तो मान लीजिए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भूखा है ना, और कोई व्यक्ति भूखा है, यदि आपने उसे भोजन दे दिया, ठीक है, कोई होमलेस व्यक्ति है, कोई भूखा व्यक्ति है, आपसे उसका कष्ट देखा नहीं जा रहा, आपने उस व्यक्ति को भोजन उपलब्ध करा दिया। या मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आप बाइक पर हैं और आप बाइक चला रहे हैं और गड्ढे में पानी जमा है, आपके बाइक चलाने से किसी के ऊपर पानी का छींटा पड़ गया, तो आपने दयालुता दिखाई और आपने क्षमा मांग लिया। ठीक है, सो यू साउट फॉरगिवनेस, आपने सॉरी कह दिया। इससे कुछ नहीं हुआ, इससे ना तो उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, ना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। पर ये स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो आपने दिखाया, ये दयालुता जो माफी मांगकर आपने दिखाई, इसका क्या नैतिक परिणाम हुआ? इसका नैतिक परिणाम हुआ कि आपका जो ईगो है वो सबसाइड कर जाता है, एंड इट ब्रिंग्स मोर ह्यूमिलिटी इन द इंडिविजुअल। अगर आप किसी के लिए सीट छोड़कर खड़े हो जाते हैं तो ये आपके अंदर आपके अहंकार को दूर करता है और विनम्रता को इंस्पायर करता है आपके अंदर। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट एथिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ सच स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इन डेली लाइफ इज सबसाइडिंग ऑफ ईगो, subsiding of ego, and development of humility, and development of humility in personality, ये केवल आप में नहीं, आपके इस एक्ट से जो व्यक्ति जिसके लिए आपने ऐसा किया, उनके अंदर भी ऐसी ही भावना पैदा होगी। तो इसका नैतिक परिणाम क्या होगा कि न सिर्फ आप अपने अंदर बल्कि दूसरों के अंदर भी एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन इग्नाइट कर सकते हैं। जितने लोग आपको देख रहे हैं, हो सकता है सभी के अंदर वो एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, पर कुछ के अंदर तो वो एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होगा। सो दीज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दे ट्रांसफॉर्म अस एज ए ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दे ब्रिंग एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन in involved subjects का मतलब है जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। involved subjects मतलब they are people involved means you and the person for whom you did the act, and also everyone who are present there and observing it. So ethical transformation in involved subjects, तो ये इसमें एक सबसे बड़ी बात है, इसका जो ethical consequence है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि through such small acts of kindness we showcase our humanity, we showcase our human side। हम अपने मानवीय पक्ष को प्रदर्शित करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त होते हैं, हम अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, परंतु मान लीजिए कि यदि कहीं पर एक जॉब का ऑफर है और
आपने भी उसके लिए अप्लाई किया है, आपके मित्र ने भी अप्लाई किया है, आपको भी कहीं पर जॉब मिल जाएगा, आपके मित्र को भी मिल जाएगा। परंतु यदि आपने अपने मित्र को कहा कि ठीक है भाई आप वहां पर कर लो, मैं और उस स्थान पर मैं कहीं और कर लूंगा। सो दीज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस दे डिस्प्ले दैट यू पुट अदर्स ओवर योर ओन सेल्फ। सो दीज आर स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सो इट डिस्प्लेज दैट यू पुट योर सेल्फ, you put others over your own self, so it shows selflessness in a person's character। ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में निस्वार्थ भावना को प्रदर्शित करता है। इसका एथिकल कंसीक्वेंस क्या है? इसका एथिकल कंसीक्वेंस है कि समाज में इस तरीके से सेल्फलेस कोऑपरेशन की भावना बढ़ती है। ओके, सो व्हाट आर द consequences of such a small acts of kindness? बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे, लेकिन इससे एक दूसरे के प्रति सेल्फलेस कोऑपरेशन की, निस्वार्थ रूप से सहयोग करने की भावना में वृद्धि होती है। सो व्हाट इज द ethical consequence? So it leads to selfless cooperation, it leads to selfless cooperation in society। और जबकि अभी हम देख रहे हैं कि समाज में इतना ज्यादा कंपटीशन, इतना ज्यादा एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़, तो वैसे में ऐसे जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैं उसका ये एथिकल कंसीक्वेंस होता है। अच्छा, तीसरी बात, जब आप अनजान लोगों के लिए, स्ट्रेंजर्स के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस वो घर के अंदर भी आप लोगों के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर के अंदर लोगों का काम बटा होता है, अगर आज कोई बीमार है और आपने उस व्यक्ति का काम आपने कर दिया घर के अंदर, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, पर इससे ये प्रदर्शित होता है कि यू टेक केयर फॉर अदर्स ऑल्सो। एंड व्हेन यू टेक केयर फॉर अदर्स, there is a feeling of bond, a feeling of attachment, a feeling of relatedness among people। इससे लोगों के बीच आपसी संबंध परिवार में और परिवार से बाहर मजबूत होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि घर से बाहर आप जा रहे हैं, आप एक क्यू में हैं, मान लीजिए आप एक क्यू में हैं। सो दीज एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज आई एम पॉइंटिंग आउट रिपीटेडली। आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके पीछे कोई व्यक्ति है जिसे कि जेन्युइन रूप से जल्दबाजी है, आपने पूछा, आपको समझ में आ गया कि भाई इनकी जो जल्दबाजी है वो जेन्युइन है, आपने खुद उनके लिए जगह छोड़ दी, आपने कहा भाई आप हमारे से आगे, आप अपनी काम करवा लीजिए, और भी कुछ लोगों को कहा कि भाई इनको थोड़ी परेशानी है, इनको आगे चले जाने दीजिए। सो इट इज एन स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। इससे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो जाता। अगर 10-15 मिनट उस व्यक्ति का लेट हो जाएगा, उसकी थोड़ी कठिनाई बढ़ जाएगी, परंतु आपने जो ये दयालुता दिखाई, इससे क्या होता है, सामाजिक एकजुटता बढ़ती है। ठीक है, इससे आपस में फ्रेटर्निटी की भावना, बंधुत्व की भावना, एक सोशल इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ता है, दैट वी शेयर द सेम कम्युनिटी एंड द प्रॉब्लम्स वी शेयर दे आर कॉमन। तो इससे एक कॉमन एग्जिस्टेंस की भावना बढ़ती है। इसका परिणाम क्या होता है कि इट लीड्स टू मोर ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस। यह मानवीय संपर्क को एक दूसरे के साथ बढ़ाता है। इट लीड्स टू मोर ह्यूमन इंटरकनेक्टेडनेस एंड improved relations and improved relations and improved relations and improved relations both in the family and in the society, both in the family and in the society। मैं जो एग्जाम्पल बोल रहा हूं वो आप एग्जाम्पल भी इंक्लूड करते जाइएगा, ठीक है। एंड इन दी सोसाइटी। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसके एथिकल कंसिक्वेंसेस हैं। अब चूंकि हमें 150 शब्दों की शब्द सीमा है तो इसका ध्यान रखना है। 150 शब्दों की शब्द सीमा का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए कई बार हमारे बायसेस भी दूर होते हैं ऐसे स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस में, है ना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और हमें अपना काम कहीं पर करवाना है। लेट्स से दैट वी विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस, ओके, वी विजिट अ गवर्नमेंट ऑफिस। अब कोई कहता है ना, कोई बुजुर्ग आदमी है एंड ही और सी डज नॉट नो हाउ टू फिल अ फॉर्म। कई बार ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ कि हम रेलवे टिकट, आजकल तो ऑनलाइन हो चुका है हर चीज, एक ऐसा भी जमाना था या अभी भी रेलवे के टिकट काउंटर्स पे जाकर कटते हैं। बैंक पोस्ट ऑफिसेस में लोग ज्यादा विजिट करते थे, आजकल वो सेवाएं डिजिटल हो गई हैं, अच्छी बात है, पर अभी भी वो सेवाएं फिजिकली लोग जाकर एक्सेस करते हैं। बैंकों में आप जाएंगे, रेलवे टिकट काउंटर पर जाएंगे तो वहां अभी भी बुजुर्ग लोग आपको मिलेंगे जो शायद आपसे आकर कहें कि मेरा थोड़ा फॉर्म भर दो, ठीक है। सो यू टेक अ टाइम आउट ऑफ योर शेड्यूल एंड यू ट्राई टू फिल अप द फॉर्म फॉर द पर्सन एंड टू ट्राई टू ईज द सिचुएशन फॉर हिम और हर। इससे क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई
नहीं, आपने अपना 2 मिनट का समय निकाला, उस व्यक्ति की सहायता कर दी. सो दिस इज अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस. पर ये क्या शो करता है? रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एल्डरली. व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट यू हैव कंसर्न फॉर अदर्स ऑल्सो. दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसका क्या परिणाम पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति अपने अंदर ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा उस छोटे से ही एक्ट में, जो कि सेल्फलेस है. These small acts of kindness most of the time they go unrewarded. चूंकि क्या है, वो सटल होते हैं और वो सूक्ष्म होते हैं, कोई ध्यान भी नहीं देगा कि आपने ये काम किया, उसका कोई अप्रिसिएशन भी नहीं है. फिर व्यक्ति किस लिए करता है? आत्मिक संतोष के लिए करता है. ठीक है, अपने द फुलफिलमेंट ऑफ द एथिकल क्रेविंग ऑफ द सोल, अपने कंसाइंस के लिए करता है. सो व्हाट इज द एथिकल कंसिक्वेंस? अ स्ट्रॉन्ग कंसाइंस. It further strengthens our conscience. It further strengthens our conscience. ये हमारी अंतरात्मा को और मजबूत करता है. So this is the ethical consequence. It strengthens our conscience and emboldens our commitment towards service. And emboldens our commitment towards service. और सेवा के प्रति हमारी भावना को और ज्यादा बलवती बनाता है ना. emboldens our commitment towards service for others, service for others in the society, service for others in the society. ठीक है. अच्छा, ये सभी चीजें है ना. और चलिए, और हम इससे क्या बात समझ सकते? सो दीज एग्जांपल्स, आई टोल्ड यू द एग्जांपल, है ना. एग्जांपल, हेल्पिंग एन एल्डरली सिटीजन, helping an elderly to fill a form in a government office, है ना. in a government office or private office, any office, ठीक है, in any office for a particular work. तो आप इस तरीके के एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देते हुए अपने आंसर को बिल्ड करिए. अच्छा, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस से देखने में छोटी बात है, किसी को पता नहीं चला, और जैसे मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा कि भाई किसी लड़की के पीछे लोग जा रहे हैं या किसी महिला को हैरेस कर रहे हैं, वहां पर आपकी, और आप चाहें तो आप वहां से बढ़ के आसानी से निकल सकते हैं, ठीक है, पर वहां पर आपने अपने आप को रोक कर रखा, आप वहां खड़े रहे और आपकी उपस्थिति मात्र से कई बार जो गलत मनसा से लोग वहां पर होंगे वो हट जाएंगे. सो दिस वाज अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस. हो सकता है कि उन महिला के लिए वहां पे परेशानी होती, पर आपने ऐसा किया, वो किसी ने नहीं देखा, पर उसका परिणाम क्या हुआ? सो एट टाइम्स दिस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दे हैव एथिकल कंसिक्वेंसेस इन द फॉर्म विच आर वेरी सिग्निफिकेंट. तो कई बार ये जो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस होते हैं, आपने दयालुता की भावना से उन महिला की मदद करने की मनसा से आप वहां पर थोड़ा रुके रहे, आपने परिस्थिति को भांपने का प्रयास किया. अगर वैसी परिस्थिति आती आप इंटरवीन भी करते, बट बाय योर मेयर प्रेजेंस देयर, ऐसा बहुत बार होता है कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है तो कोई गलत काम फिर आगे नहीं करता, उसकी हिम्मत नहीं होती, वो चला जाता है. तो बाय योर मेयर स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस यू प्रिवेंटेड एनी लार्जर मिसहैप, यू प्रिवेंटेड एनी लार्जर ट्रबल फॉर अदर पर्सन. ओके, सो इसका एथिकल कंसिक्वेंस क्या है कि अगर हम इस तरीके के स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस को करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने बिहेवियर में, तो वो किसी के जीवन में लार्जर ट्रबल्स को प्रिवेंट कर सकता है. ओके, सो व्हाट इट डज, इट इंप्रूव्स और इट बिल्ड्स एन एथिकल सोसाइटी. यह एक एथिकल समाज की स्थापना में मदद करता है. ओके, सो वी कैन राइट दैट what are the ethical consequences? It prevents larger problems or troubles at times. It prevents larger problems and troubles for other problems and difficulties, we can say rather, difficulties for others. हमें लगे कि अरे हमने क्या किया, ये तो छोटी सी बात थी, अरे हम वहां जाकर खड़े हो गए, उससे कुछ हो थोड़ी गया, पर उस व्यक्ति के लिए समस्या कितनी टल गई, समस्या कितनी बच गई. सो एट टाइम्स दीज थिंग्स आर वेरी सटल दैट वी ऑल्सो ऑफन व्हाइल डूइंग इग्नोर दीज थिंग्स, हम भी उसका ध्यान नहीं देते, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनालिटिकल हैं, आपको बार बार सोचना पड़ेगा, और वो एथिकल जो कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो नैतिक परिणाम हो सकते हैं, उसके विषय में
अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहना पड़ेगा. सो प्रिवेंट्स लार्जर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फॉर अदर्स. अब यहां पर एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं mere presence of a courageous individual, mere presence of a courageous individual can deter potential harassers of women in public. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आपने कई बार अखबारों में, समाचारों में इन चीज को पढ़ा होगा कि किसी का बटुआ खो गया, किसी का कोई डॉक्यूमेंट की फाइल खो गई, किसी के कोई कागजात गुम हो गए और वो व्यक्ति परेशान है और कोई तीसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उस व्यक्ति को सूचित किया कि भाई मुझे ये मिल गया है, आप आके ले लो. या मोबाइल किसी का खो गया और किसी ने इस तरीके की पहल की. सो दिस इज ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस. उस व्यक्ति के जो डॉक्यूमेंट थे वो तो आपके कोई काम नहीं आने थे. अगर मान लीजिए किसी का पर्स खो गया है, उसमें थोड़े बहुत पैसे होंगे, किसी का उससे कितना लाभ हो जाएगा. पर अगर कोई व्यक्ति उसको वापस करता है, ये क्या है? दिस इज ए स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस. बहुत कुछ बनता बिगड़ता नहीं इन चीजों से, लेकिन दूसरे के लिए जीवन कितना आसान हो जाता है, दूसरे को कितनी परेशानी उससे फिर प्रिवेंट हो जाती है, बच जाती है. तो हम उसी चीज की बात कर रहे थे. ठीक है, तो आप इस तरीके के एग्जांपल्स दे सकते हैं, है ना, कि अगर किसी ने मान लीजिए पर्स रिटर्न कर दिया, मोबाइल रिटर्न कर दिया, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है, इससे कुछ होता नहीं, पर इससे समाज में ईमानदारी की भावना, कितने लोग इससे इंस्पायर होते हैं, उस कहानी को पढ़ के कितने लोग इंस्पायर होते हैं. ठीक है ना. सो दीज आर जस्ट स्मॉल एक्ट्स ऑफ kindness which we do for each other and help each other out in the society. Okay, so the ethical consequences, it breaks the barrier. These type of small acts of kindness, they break the barrier, various barriers we have built around us of caste, religion, gender, language, all these things. You might go to some other state, you know, आप कोई दूसरे राज्य जाते हैं, दूसरे राज्य गए, आपको भाषा नहीं आती, पर वहां फिर भी the emotions can be exchanged. लोग भावनाओं को समझते हैं, दयालुता को समझते हैं. अगर आपने किसी से पता पूछा, व्यक्ति ने आपको, और आप मान लीजिए किसी लंबे रास्ते से जा रहे हैं, व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं ये तो आपको रास्ता लंबा पड़ेगा, आप इस रास्ते से जाओ. ये क्या है? स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है. आप एक अनजान जगह गए थे, इससे क्या हुआ? आपकी परेशानी बच गई, लेकिन आपको फिर ना उस व्यक्ति में बल्कि उस समाज के प्रति भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना. तो these small act of kindness, the ethical consequence is that they build better attitude towards a particular place, person or thing. ठीक है. So these are the major areas where you have to focus. Now what we told, that these small acts of kindness, it brings or it develops, it brings positive attitude or builds positive attitude, it builds positive attitude towards. अब वो इंडिविजुअल हो सकता है आपसे जीवन में कभी दोबारा ना मिले, स्ट्रेंजर व्यक्ति था, कभी दोबारा नहीं मिलेगा, पर उसका प्रभाव क्या पड़ा उस छोटे से स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस का? उस पूरे जगह के बारे में आपका जो व्यू था वो बदल गया. या कोई आपने मिसकंसेप्शन पाल के रखा होगा, कोई प्रेजुडिस होगा कि ये जगह के लोग अच्छे नहीं होते, ये जगह अच्छा नहीं होता, पर उस व्यक्ति के इस छोटे से एक्ट ने क्या किया कि आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है. ओके, सो बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड, इट बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट sections of society or places, positive attitude towards different sections of society, places, etc. For example, अच्छा हम इसमें भी लिख सकते हैं as well as removes prejudices and biases, आजकल तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कई इस प्रकार की पूर्व धारणाएं हैं, है ना, बायसेस हैं, प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है. हम पहले सोच लेते हैं अरे ये आदमी तो बुरा ही होगा, ये अमुक जाति का आदमी है, ये अच्छा होगा, या ये इस धर्म का आदमी है. परंतु ये जो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस है, ये एक दूसरे के प्रति इस प्रकार के पूर्वाग्रहों को दूर करती हैं. जो बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े
आयोजन नहीं कर सकते, भाषण नहीं कर सकते कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए और ये सभी चीजें। छोटा सा आपने कुछ किया, उस व्यक्ति का तो पूरा दृष्टिकोण आपके पूरे समाज के विषय में बदल गया। बाहर से फॉरेनर भारत आते हैं और हम अतिथि देवो भव कहते हैं। हम छोटे छोटे तरीके से जब उनकी मदद करते हैं तो वो कितने खुश होते हैं। या मान लीजिए हमने उनको अपने घर बुलाया, उनको भोजन करा दिया, वो जीवन में क्या कभी भूलेंगे कि वो भारत किसी शहर गए थे, राज्य गए थे और वहां का भोजन किसी स्थानीय और परिचित व्यक्ति ने उन्हें कराया? इससे क्या बदल गया? क्या उसका जीवन बदल गया? वो कहीं पैसा देके खा सकता था। क्या आपका जीवन बदल गया? नहीं। बट वॉट इट डिड, इट मेड अ पॉजिटिव पिक्चर ऑफ इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड द सिटी in the mind of that foreigner, which he will carry on. He will tell the story for generations and generations and recount it on multiple occasions. So these are the things with these small acts of kindness, you know, the ethical consequences, people to people relations. Okay? So it removes prejudices and biases, as I told. And biases, जैसे मैंने, आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, है ना? Inviting a random foreign tourist, inviting a random foreign tourist for lunch, inviting a random foreign tourist for lunch, ठीक है, स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है। अब तो ये सारी बातें हो गई, अब हमको इसमें कंक्लूजन में क्या लिखना होगा? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है और ये सटल होते हैं, यूजुअली गो अननोटिस्ड। आपने किसी को घर बुला के खिलाया, बहुत लोगों को थोड़ी पता चलेगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट क्लियर साइंस ऑफ एन एथिकल ह्यूमन पर्सनालिटी, तो एक मजबूत नैतिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव significant ethical consequences not only on the individual but also on the society at large. It has a significant ethical consequences in the form of more integration, more actual awareness, increased actual awareness about each other, and we can end on this note. Okay, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से हर बिंदु में प्रश्न को जोड़ते हुए चलना है, और उदाहरण भी आपको रियल लाइफ से देने हैं, जैसा मैंने आपको देकर बताया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1B है 150 शब्दों में लिखना है और 10 अंकों के लिए यह प्रश्न है। द क्वेश्चन इज द इनिशियल बॉन्ड्स इन द फैमिली based on love, care and cooperation, experienced during childhood prove crucial in the development of value of service in the later stages of life. You have to examine the statement with relevant example. The question itself says you have to provide relevant examples. Now see, there is an increasing trend in the UPSC main examination, the actual paper GS4। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आजकल उसमें ट्रेंड जो है लेंथी क्वेश्चंस का है। दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स एट टाइम्स कंप्लेन दैट द पेपर बिकम्स टफ एज द क्वेश्चंस आर टू लेंथी। अब क्या करते हैं, 4-5 लाइन का एक छोटे पैराग्राफ का क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले देते हैं और उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन देते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि अरे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअली द क्वेश्चन इज अल्टीमेटली ऑफ 1 or 2 लाइन। क्वेश्चन जो होता है वो 1 या 2 लाइन का ही होता है, उसके ऊपर जो बातें हैं वो उसका कंटेक्स्ट है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट प्रॉपरली इन क्वेश्चंस ऑफ एथिक्स। द सेंट्रलिटी ऑफ कंटेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो उस संदर्भ की केंद्रीयता बहुत जरूरी है, उसको समझना, अदरवाइज यू विल बी हियर एंड देयर। क्योंकि एथिक्स क्या है, वो एक अननोन तरीके का, एक मतलब अनजान तरीके की आपको भावना आएगी, आप खो सकते हैं, भटक सकते हैं, ठीक है ना, जब आप एथिक्स का आंसर राइटिंग करते हैं तो। बट टू बी वेरी प्रिसाइज इन राइटिंग द आंसर ऑफ GS4 paper, you need to understand the context very properly and what are the ethical ideas or concepts which are being applied, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अच्छा, परिवार में बचपन में अनुभव किए गए प्रेम, देखरेख और सहयोग पर आधारित प्रारंभिक जुड़ाव
जीवन के बाद के चरणों में सेवा के मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं. द स्टेटमेंट्स आर लेंदी in the actual question paper also. That why for the sake of practice we have framed such kind of statements so that you need to brush up your mind to some extent how to deal with this type of questions. Read the statement carefully. क्या कह रहा है? परिवार में बचपन में अनुभव किए गए प्रेम, देखरेख और सहयोग आधारित प्रारंभिक जुड़ाव जीवन के बाद के चरणों में, मतलब शुरुआत में बचपन में व्यक्ति को जो परिवार के अंदर बॉन्ड होती है वो किस चीज पर विकसित होती है, आधारित होती है, प्रेम पर आधारित होती है. देखरेख, माता पिता देखरेख करते हैं, भाई बहन एक दूसरे का देखरेख करते हैं, हम अपने घर में अन्य सगे संबंधियों का देखरेख करते हैं और उनसे देखभाल प्राप्त करते हैं. ठीक है. और सहयोग, प्रारंभिक पर आधारित प्रारंभिक जुड़ाव, और इन्हीं से एक दूसरे से हम बॉन्ड स्टैब्लिश करते हैं ना, एक दूसरे से हम मजबूत संबंध स्थापित करते हैं. जीवन के बाद के चरणों में सेवा के मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है. और यही जो जुड़ाव है वह जीवन में बाद के हमारे चरण में, जब हम वयस्क होते हैं, जब हम अधेड़ उम्र में पहुंचते हैं, वृद्ध होते हैं, मतलब जीवन के बाद के चरणों में सेवा के भाव के विकास में महत्वपूर्ण होता है. इन द वैल्यू ऑफ सर्विस. नाउ यू हैव टू एग्जामिन दिस स्टेटमेंट विथ रेलेवेंट examples. Now, what is the theme of the question? Now tell me, question का theme क्या है? What is the theme of the question? The main thing on which the question is based. Inculcation of values by family. उसका जो central idea है वो क्या है कि परिवार के अंतर्गत, परिवार में या परिवार के द्वारा जो मूल्यों का inculcation होता है, ट्रांसफर होता है व्यक्ति में, या मूल्यों का विकास होता है पारिवारिक इकोसिस्टम में, उसी की बात की जा रही है. सो व्हाट इज द थीम? द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज inculcation and development of, not only inculcation but development and inculcation of values, development and inculcation of values, inculcation of values in the family, in the family. मेन बात यही है. अब इसी से इंट्रोड्यूस कर दीजिए अपने आंसर को, है ना, इसी से इंट्रोड्यूस कर दीजिए. किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं. नाउ सी, हम लोगों ने समझ लिया द मेन आइडिया इन द क्वेश्चन इज इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन द फैमिली. सो we can in the introduction talk about the centrality of family. हम उसमें परिवार की केंद्रीयता को बता सकते हैं मनुष्य के नैतिक चरित्र के विकास में. We can say that in the development of the ethical personality of or the character of an individual, the most important formative role is played by the family and the initial years of childhood. हम सभी इससे सहमत होंगे. बचपन में हमें जिस प्रकार का संस्कार प्राप्त होता है परिवार से, माता पिता से, सगे संबंधियों से, आस पड़ोस से, उसका प्रभाव जीवन पर्यंत होता है. आप महान से महान व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए या साधारण व्यक्ति के जीवन में देख लीजिए, और साधारण और महान हमें क्या बनाते हैं? हमारे संस्कार बनाते हैं, हमारा चरित्र बनाता है. ओके, सो वी कैन से दैट इन द इंट्रोडक्शन दैट family and the initial years of childhood, family and the initial years of childhood plays the formative role of development of ethical personality of an individual. Development of ethical personality of an individual. अब इसमें देखिए हमने बात बता दी, हमने क्वेश्चन के थीम को पकड़ लिया और एग्जामिनर को समझ में आ गया कि आपने प्रश्न की भावना को समझ लिया है. इंट्रोडक्शन में ही समझ जाना चाहिए एग्जामिनर कि आपने प्रश्न को समझ लिया है. ठीक है, okay. Now see, what else we can write in the introduction?
वी कैन स्टार्ट विथ इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज ऑल्सो इन जनरल. दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन का क्या हो सकता था कि वी कुड हैव स्टार्टेड विथ इनकलकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन जनरल. इनकलकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन जनरल, सामान्य रूप से इनकलकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन जनरल. ओके, बट दैट वुड बी लेस स्पेसिफिक देन द फर्स्ट चॉइस ऑफ इंट्रोडक्शन. जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन का चुनाव है वो अधिक स्पेसिफिक है क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में. ओके, सो वी कैन गेट दिस वन ऑल्सो विल नॉट बी रॉन्ग, ये भी गलत नहीं होगा. अब मेन बॉडी में हम क्या करेंगे? मेन बॉडी में कई तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं. द बेस्ट वे इज टू मेक अ सब हेडिंग. अब सब हेडिंग क्या बनाएंगे? सब हेडिंग यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है इनिशियल बॉन्ड्स प्रूव क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस. बात यही है. इनिशियल फैमिली बॉन्ड्स, इनिशियल. अच्छा, अब इसमें सब हेडिंग क्या बनाएंगे? इनिशियल फैमिली bonds are crucial for development of value of service. ये मेन हेडिंग या हमारा सब हेडिंग हो गया. ठीक है, ये हमारा सब हेडिंग हो गया. ओके, सो इनिशियल फैमिली बॉन्ड्स आर क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस. अब देखिए प्रश्न ने क्या कहा है. प्रश्न ने कहा कि भाई जो इनिशियल बॉन्ड्स इन द फैमिली, इनिशियल बॉन्ड्स इन फैमिली, किस तरीके से हम इसको एग्जामिन करेंगे. एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को, इसका ध्यान रखना है. मीन्स यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द स्टेटमेंट, है ना, टू व्हाट एक्सटेंट इट इज करेक्ट, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इट्स करेक्टनेस, और उसमें जाकर आपको इंक्वायरी करनी है. ठीक है, सो इनिशियल बॉन्ड्स इन द फैमिली किस चीज पर बेस्ड है? प्रश्न बता रहा है किस पर बेस्ड है? लव पर बेस्ड है. दूसरी चीज उसके बाद केयर पर बेस्ड है और कोऑपरेशन पर बेस्ड है. ठीक है, लव, केयर एंड कोऑपरेशन in the formative years of life. So when you experience this in the childhood, that is the formative years of life, that is the formative years, or we can simply say childhood. Okay, now the question says that it leads to development of what? It leads to development of the value of service in later stage of life. Value of service in which stage? In the later stages of life. So you can map your question also. Later stages of life. You can map your question also and present it in the answer, include it in the answer, so that the examiner is clear that you have the understanding of the actual demand of the question. So initial bond in the family, they are based upon love, care and cooperation and leads to the development of value of service in later stages of life. Let us examine this statement. Is it true? क्या सच में ऐसा होता है? कहां तक ऐसा होता है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि लव, केयर एंड कोऑपरेशन, if they combine together, so they transform into the virtue of the value of service. Service is nothing but love for everyone. Without having the idea or the emotion of love, there cannot be service. बिना प्रेम के सेवा तो हो नहीं सकती. हाँ, वो अलग बात है कि we have also the concept of selfless action, but in that case also the person must harbor highest bond for everyone. निष्काम कर्म की अगर भी हम बात करें तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति तो योगी होता है और योगी व्यक्ति तो हर के प्रति अगाध प्रेम रखता है. ओके, सो in service, love is a crucial component of service. Without love, there cannot be service. Without care, there cannot be the idea of service. क्या केयर के बिना, देखरेख के भाव के बिना सेवा का भाव हो सकता है? कोई व्यक्ति मान लीजिए कि समाज सेवा में लगा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सेवा कर रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर केयर की वैल्यू नहीं होगी? If someone is uncaring, can the person practice the value of service? No, this is not logical. And ethics is purely a rational exercise. इस चीज को समझना है. Ethics क्या है? Purely rational exercise है. So care, service जो है वो केयर के बिना नहीं हो सकती. Now cooperation.
Can service be without cooperation? If you are serving somebody, obviously you are trying to cooperate with the person. आप उस व्यक्ति को सहयोग करना चाह रहे हैं, उसकी सहायता करना चाह रहे हैं. So in a sense, the idea of service or the value of service is nothing but an combination of these three value of love, care and cooperation. पहली बात समझ में आई? तो हम एग्जामिन जो करेंगे तो पहला बिंदु उसमें यही लिखेंगे कि the value of service is the value of service is a combination of value of service is a combination of love, care and cooperation. Combination of love, care and cooperation. Love, care and cooperation. और जब लव केयर एंड कॉपरेशन का कॉम्बिनेशन है, ओके, एंड इट इज इनग्रेन्ड, और अगर ये चीजें बचपन से इनग्रेन्ड हैं, एंड इफ दीज वैल्यूज विच रिजल्ट इनटू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, इनिशियल बॉन्ड्स इन दी फैमिली, अगर वैसे बॉन्ड्स हैं तो उस तरीके का बॉन्ड व्यक्ति अपने जीवन में बड़े होकर सबसे बनाना चाहेगा ना. एज द पर्सन हैज दीज थ्री वैल्यूज एंड द रिजल्टेंट बॉन्ड ingrained in his personality since his childhood or her childhood. Okay, so due to being ingrained in the person since childhood, this value of service will ultimately develop for everyone. This is the point number 1. बात आई समझ में? चलिए अब हम बढ़ते हैं next thing. Okay, now see, the second point is when these initial bonds based upon love, care and cooperation, so they motivate a person. When you have strong initial bonds which you have learnt in the family, those bonds are based upon love, care and cooperation. जब ऐसे जुड़ाव व्यक्ति विकसित करता है तो व्यक्ति के अंदर क्या स्वार्थ की भावना रहेगी? So these type of initial bonds, they take away the notion of selfishness from the person, or we can say rather it develops the virtue of selflessness. So initial bonds in the family like this, they develop the virtue of selflessness in an individual. निस्वार्थ भावना पैदा करता है व्यक्ति के अंदर, और जब निस्वार्थ भावना पैदा होती है व्यक्ति के अंदर तो जीवन में जब व्यक्ति मैच्योर होता है, हो सकता है कि एक बच्चे में सर्विस की भावना ना हो, या बच्चे में सर्विस की भावना पहले से हो, या हो सकता है कि चाइल्डहुड के ही स्टेज पर हो. तो हर व्यक्ति का जो ग्रोथ का अपना पेस होता है, मैच्योरिटी की पेस होती है, वो अलग होती है. पर यदि हम सामान्यतः बात करें तो व्यक्ति जब बचपन से वयस्क होता है, एडल्ट होता है, तो एडल्टहुड में मैच्योरिटी ज्यादा उसमें मानी जाती है. व्यक्ति जब यहाँ पर निस्वार्थ भावना विकसित कर लेता है इन इनिशियल बॉन्ड के कारण, सो दैट selflessness it matures into service. So that selflessness it matures into service. किस तरीके से वो मैं आपको भी एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ. As you have to examine using examples. अब जैसे एग्जांपल के केस में हम बात करें कि if a child in a family is caring for, if a child in the family is caring for grandparents, है ना, अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करता है या करती है कोई बच्ची या कोई बच्चा करता है, तो इफ द पर्सन इज डूइंग सो ऑब्वियसली आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर एंड टू कोऑपरेट द पर्सन इन क्वेश्चन, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर किस प्रकार का एक भावना, एक बहुत मजबूत बॉन्ड अपने दादा दादी या नाना नानी के प्रति विकसित हो जाएगा, होगा ना. अब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो बॉन्ड बना लिया. अब जब वो बड़ा होकर किसी भी बुजुर्ग को संकट में देखेगा या देखेगी तो क्या उससे रहा जाएगा? सो दैट बॉन्ड विल इंपेल द पर्सन, मोटिवेट द पर्सन, पुश द पर्सन टू टेक केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो. ही विल सी अदर एल्डरलीज ऑल्सो इन द लाइट ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस इन द चाइल्डहुड विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. इज इट नॉट? तो ये किस तरीके से कर रहा है? वो मोटिवेट कर रहा है. दिस इनिशियल बॉन्ड विल मोटिवेट द चाइल्ड टू सर्व द एल्डरली इन जनरल एज एन एडल्ट. Motivate the child to serve the elderly in general as an adult. ठीक है, बात आ रही है समझ में, है ना? इस तरीके से आपको जोड़ के बताते जाना है. तीसरी चीज है कि इस तरीके के जो इनिशियल बॉन्ड्स हैं वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं. दे प्रिवेंट यू फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, दे प्रिवेंट यू फ्रॉम मोरल करप्शन.
इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जिस व्यक्ति के अंदर स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज होते हैं उसका मोरल करप्शन होने की संभावना कम होती है, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स मोरल करप्शन ऑफ इंडिविजुअल, इट प्रिवेंट्स मोरल करप्शन ऑफ इंडिविजुअल, मोरल करप्शन ऑफ इंडिविजुअल। कहने का मतलब ये है कि ये जो इनिशियल बॉन्ड्स हमने फैमिली में प्राप्त किया है, प्रेम पर, देखरेख पर आधारित, तो इट रिटेन्स द इनोसेंस ऑफ द पर्सन। ये क्या बात कही जाती है कि जो व्यक्ति अपने बचपन के उस इनोसेंस को, भोलेपन को अगर अपने एडल्टहुड तक रिटेन कर ले, दैट इज द रियल ह्यूमन बीइंग। तब वो अपने जीवन को पूर्णता में जी सकता है या जी सकती है। So to retain the innocence of our childhood and to retain all those values which we have been ingrained since the childhood, okay, so that leads to a much happier adulthood in the later stages of life. अगर हम सर्विस के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये हमारा मोरल करप्शन रोकता है, इनिशियल बॉन्ड्स, इट प्रिवेंट्स मोरल करप्शन ऑफ इंडिविजुअल, ओके, एंड while retaining the innocence of childhood, while retaining the innocence of childhood, while retaining the innocence of childhood. अच्छा, when there is no moral corruption and the person is innocent, innocent का कहने का अर्थ मूर्ख नहीं, innocent कहने का अर्थ हुआ जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, जो किसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा ना हो, तो वो व्यक्ति इनोसेंट व्यक्ति होता है, जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो। अगर व्यक्ति में कोई छल कपट नहीं है और व्यक्ति साथ ही साथ उसका मोरल करप्शन भी नहीं हुआ है, सो व्हाट द पर्सन विल डू? विल सच पर्सन बी कंटेंट विथ हिज ओन लाइफ ओनली और टुवर्ड्स द कम्युनिटी? तो एक कम्युनिटी ओरिएंटेशन पैदा होता है व्यक्ति में, आपसे दूसरे का कष्ट देखा नहीं जाएगा, ओके। सो इट लीड्स टू दिस prevention of moral corruption and retention of innocence. It leads to the development of community orientation in the person. It leads to the development of community orientation कि आपका orientation जो है वो community की ओर है, collective living की ओर है, and when there is community orientation, obviously it leads to the development of service in whatsoever stage of life. जीवन के किसी भी अवस्था में विकसित हो, उसके विकास की संभावना अधिक होती है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अच्छा, अगले बिंदु की हम बात करें। सो इन द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड इज द मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स। कहा जाता है कि हमारे न केवल भौतिक शरीर का विकास, हमारे मानसिक शरीर का विकास और हमारा पूरा जीवन बचपन के उस मानसिक शरीर के विकास पर निर्भर करता है। हमें जिस प्रकार का पोषण प्राप्त होता है बचपन में, जिस प्रकार का हमें देखरेख प्राप्त होता है, तो आगे का भी जीवन उस पर बहुत प्रभावित होता है, उस पर आश्रित होता है। नाउ दीज इनिशियल बॉन्ड्स एंड एज वी डेवलप आवर ओन इक्वेशंस विद द फैमिली मेंबर्स, हम परिवार के हर सदस्यों के साथ अपना अपना एक इक्वेशन बनाते हैं, हमारी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की संबंध होती है ना। अब इससे लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे को जानने को भी, एक दूसरे को लेकर जानने को भी, हम दूसरे को और ज्यादा जानना चाहते हैं। हम अपने भाइयों को, बहनों को, घर के अंदर रिश्तेदारों के विषय में, और जब हम जानना चाहते हैं हम उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं, और जब हम समस्याओं को जानेंगे तो ऑब्वियस है कि हम उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। सो इनिशियल बॉन्ड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी। ठीक है, ये जो इनिशियल बॉन्ड है ये क्या करता है? द इनिशियल बॉन्ड विच वी हैव learnt, which we have experienced in the childhood, it makes us more empathetic. It makes us more empathetic towards others. It makes us more empathetic towards others in the society. And the objective form of empathy is service. Empathy has a subjective component also. The subjective component of empathy is that you are feeling the pain of the other person. वो तो आपके अपने माइंड में है. That is why it is the subjective component. The objective form of empathy is you are actually helping the person out, and when you are helping the person out, you are doing a service to the society. Okay?
So empathetic and the objective aspect of empathy is service, which develops at a later stage of which leads to the development of value of service in the later stages of life. Objective aspect of empathy is service. ठीक है, बात आ रही है समझ में? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए परिवार के अंदर जो माहौल होता है, मैंने चर्चा के दौरान बात की थी संस्कारों की, हम उन्हें संस्कार कहते हैं, है ना? सो द मोरल इम्प्रिंट्स, संस्कार क्या होता है? द मोरल इम्प्रिंट्स विच वी रिसीव from the environment in the family. So these initial bonds, they also leave their specific moral imprints. These initial bonds, they leave lifelong moral imprints on the character of the person. जीवन पर्यंत उनका प्रभाव होता है ना? और जीवन पर्यंत प्रभाव होने के कारण वो अलग अलग तरीके से व्यक्ति के नैतिक विकास में जिम्मेदार होता है. Okay, so we can say that the initial bonds, they lead to the development of, due to love, care and cooperation, they lead to the development, or they leave lifelong footprints. They leave lifelong footprints on the moral character of individual. Lifelong footprints on the moral character of individual. Moral character of individual. Moral character of individual. And these lifelong imprints, they manifest into various values, various positive values including service. तो ये तो बात हो गई कि भाई हमने उस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में एग्जामिनेशन किया और ये पाया कि भाई ये बात तो कुछ सही लगती है कि इन इनिशियल बॉन्ड से चाइल्डहुड के दौरान जो एक्सपीरियंस किया गया है उससे ये सभी लाभ प्राप्त होता होगा, मतलब वो सर्विस के वैल्यू की ओर ले जाता होगा. पर क्या केवल चाइल्डहुड के ही एक्सपीरियंस व्यक्ति को जीवन में सेवा के भाव विकसित करने में सहायक होते हैं? कई बार कुछ परिवारों का माहौल सेल्फिश भी होता है, परिवारों के अंदर आपसी संबंध लोगों के अच्छे नहीं होते. आजकल के ओवर अर्बनाइजेशन या हाइपर अर्बनाइजेशन के दौर में परिवार पृथक हो चुके हैं. अब तो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, अब तो सिंगल पेरेंट्स का परिवार है, सिंगल पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा है. सो दीज ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग, आई एम सेइंग. इस तरीके की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं. डबल इनकम नो किड, वहां तो न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं है, वहां कोई बच्चा नहीं है, केवल पति पत्नी है. सो द आइडिया ऑफ फैमिली इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग in the present context, and if we talk in that context, या अगर हम पहले भी बात करें तो अगर if a person has a troubled childhood, तो क्या उसके जीवन में बाद में सेवा का भाव विकसित नहीं होता? So all of the components which lead to inculcation of values, one of the central component, or we can say the most important component, is the individual moral, the individual conscience. So the person, so this development of the value of service in the person, that is mostly impelled by the inner conscience of the individual. It's a different matter कि जो conscience है वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है जीवन में, और किसी की सेवा करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? क्षमता चाहिए, संसाधन चाहिए. बचपन में तो हमारे पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, हम खुद दूसरों पर, परिवार पर निर्भर होते हैं, माता पिता पर निर्भर होते हैं, है ना? तो हमेशा हम ये नहीं कह सकते इन ऑल केसेस दैट द इनिशियल बॉन्ड्स इन द फैमिली दैट वुड लीड टू द आइडिया ऑफ सर्विस, द वैल्यू ऑफ सर्विस एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ. एट टाइम्स द इनिशियल लर्निंग्स इन द फैमिली, दे आर ऑल्सो फॉरगॉटन. कई बार लोग जो परिवार से संस्कार प्राप्त होते हैं उसको छोड़कर दूसरी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, फिर सेवा का भाव खत्म हो गया, फिर वो सांसारिक जो भी मोरल करप्शन है उसमें वो लिप्त हो जाते हैं. ठीक है, सो वी कैन से दैट द रोल ऑफ फैमिली इज क्रूशियल. नाउ वी विल सी द लिमिटेशंस दैट दीज इनिशियल बॉन्ड्स एट टाइम्स, these initial bonds at times, ये क्या कर सकते हैं? these initial bonds, they can also make a person dependent upon the family. ये व्यक्ति को परिवार पर डिपेंडेंट भी बना सकते हैं, संसाधन के रूप में, डिसीजन मेकिंग के रूप में.
तो आगे जाकर अगर उन्हें सेवा भी करने का विचार आएगा तो वो परिवार पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। या हो सकता है कि जैसा मैंने भी कहा कि व्यक्ति पारिवारिक संस्कारों को भूल जाए। सो द अल्टीमेटली इट कम्स टू द इंडिविजुअल मोरल एजेंसी, इंडिविजुअल मोरल एजेंसी, दैट इज द कंसाइंस। ये व्यक्ति का जो अपना मोरल एजेंसी है, उसकी जो कंसाइंस है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जीवन के आगे चरणों में कौन कौन से वैल्यूज डेवलप होते हैं। कई बार व्यक्ति खुद से इस प्रकार के वैल्यूज को डेवलप करता है अपनी लाइफ में। हमारे पास और भी तो इन्फ्लुएंसेस हैं, केवल फैमिली तो नहीं है। सो इन दी कंक्लूजन वी कैन राइट, और एग्जामिन जहां पर आता है आपको स्टेटमेंट को तो फेवर में थोड़ा सा देखना ही है, एक दो पॉइंट उसके डिसफेवर में भी देखना है। जब हम पड़ताल करते हैं तो हर चीज तो सही नहीं निकलती ना। तो एग्जामिन करने का कैरेक्टर ये होता है कि कुछ विषयों पर आपको बात सटीक निकलेगी और कुछ विषयों पे, कुछ मामलों में, कुछ बिंदुओं में आपको वो बात में अपूर्णता लगेगी, इनकम्प्लीटनेस लगेगा। सो यू हैव टू हाईलाइट दैट इनकम्प्लीटनेस व्हिच वी हैव डन हियर, दैट इनिशियल बॉन्ड्स कैन आल्सो मेक द पर्सन डिपेंडेंट, वीक डिसीजन मेकिंग, सर्विस की वैल्यू फिर वहां पर मुश्किल होती है, या तो फिर व्यक्ति मोरल इम्प्रिंट को भूल जाए जो परिवार से प्राप्त हुआ, इधर उधर भटक जाए, उसकी भी संभावना होती। सो अल्टीमेटली इन द आंसर वी कैन से दैट अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, इंडिविजुअल कंसाइंस एज वेल एज अदर इन्फ्लुएंसेस help to develop our moral personality and the development of other values including service। तो हम उसमें ये बात बता दें कि फैमिली की तो भूमिका है ही, वहां पर ये संभावना ज्यादा होती है। इनिशियल बॉन्ड्स they have the higher scope of developing into the idea of service at later stages of life, but a person experiences multiple other influences also, ठीक है। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्टर्स। तो इस तरीके से हम अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A। सो द क्वेश्चन सेज देयर कैन बी टू ब्रॉड मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, टू ब्रॉड मॉडल्स of international relations, one that is based upon partnership and shared growth, one that is based upon partnership and shared growth, and the another based upon isolation and national self-interest. What ethical considerations could motivate to choose either of the two approaches? What ethical considerations could motivate to choose either of the approaches? You have to explain. आंसर इन 150 वर्ड्स। द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। हिंदी में प्रश्न को देखते। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दो व्यापक मॉडल हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दो व्यापक मॉडल हो सकते हैं, एक साझेदारी और साझा विकास पर आधारित, एक साझेदारी और साझा विकास पर आधारित, और दूसरा अलगाव और राष्ट्रीय स्वार्थों पर आधारित। इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को चुनने के लिए कौन से नैतिक विचार प्रेरित कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए। इनमें से किसी एक दृष्टिकोण को चुनने के लिए कौन से नैतिक विचार प्रेरित कर सकते हैं? व्याख्या कीजिए। अंतरराष्ट्रीय संबंध में नैतिकता, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ GS4 इन UPSC मेंस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से जुड़े प्रश्न पिछले 3-4 वर्षों में UPSC में लगातार मेन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा में। इसीलिए आपको एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन से जो जुड़े हुए डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उसको तैयार करने की आवश्यकता है। इस बार भी मेंस में संभावित होंगे उस प्रकार के प्रश्न, इसीलिए हमने इसको अपने टेस्ट में शामिल किया है। ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दी थीम ऑफ द क्वेश्चन एज आई ऑलवेज से। प्रश्न आपको समझ में आया? मैं एक बार प्रश्न को बता दूं कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस के दो ब्रॉड मॉडल्स हो सकते हैं। एक तो कि देश पार्टनरशिप्स में बिलीव करें, रिलेशंस बिल्ड करने में, कोलैबोरेशंस में बिलीव करें, मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करें, बहुपक्षीयता में बिलीव करें, साझेदारी में उनका विश्वास हो, उस तरीके की नीतियां अपनाएं, और शेयर्ड ग्रोथ मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर विकास की या वृद्धि की या समृद्धि की एक दृष्टिकोण हो। एक ये मॉडल है। दूसरा मॉडल ये है कि देश प्रोटेक्शनिस्ट बन जाएं, वो व्यापार के संबंध में, सामरिक सुरक्षा के
संबंध में वो प्रोटेक्शनिस्ट नीतियों को अपनाना शुरू कर दें, आइसोलेशनिस्ट हो जाएं, आइसोलेशन को अपनाना शुरू कर दें, जैसे कि वैश्विक मुद्दों से, चुनौतियों से उनको लेना देना ही ना हो, तो एक आइसोलेशन का अप्रोच अपना लें और नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट से ही मोटिवेट हो। दूसरा मॉडल ये है। प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि व्हाट एथिकल कंसीडरेशंस कुड मोटिवेट टू चूज ईदर ऑफ द टू अप्रोचेज। अगर कोई देश इनमें से, दोनों में से किसी एक अप्रोच को चुनता है तो उसके एथिकल कंसीडरेशंस क्या हो सकते हैं, उसके पीछे के नैतिक विचार क्या हो सकते हैं दोनों अप्रोचेज में से किसी एक को चुनने को लेकर। हम जानते हैं कि विश्व अभी अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का सामना कर रहा है और ऐसे में मल्टीलैटरलिज्म को थ्रेट है, बहुपक्षीयता को थ्रेट है, पार्टनरशिप्स चैलेंज हो रही हैं, पुराने जो समीकरण थे वो बदल रहे हैं, नए समीकरण देशों के बीच में बन रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो पहले कभी बहुत मजबूत साझेदार हुआ करते थे, अभी उनके संबंधों में विशेष वो चुनौती का सामना कर रहे हैं, है ना। और विश्व में अलग अलग स्तर पर संघर्षों में वृद्धि हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो देश नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देकर और पार्टनरशिप्स कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। तो एथिकल कंसीडरेशंस क्या होते हैं जब नेशंस इन दोनों में से किसी एक अप्रोच को चुनते हैं, आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन का कंटेक्स्ट हो गया। इस कंटेक्स्ट को आपको आंसर नहीं करने लगना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कंटेक्स्ट को ही आंसर करने लगते हैं, वो काम नहीं करना है। दिस इज द कंटेक्स्ट। At most in the introduction you have to elaborate upon that. After that the question is what ethical considerations could motivate to choose either of the two approaches. Okay, now what is the theme, how we will introduce, what is the main idea on which the question is based. The question is particularly based on the idea of ethics in international relation. That is the main idea. एथिकल कंसीडरेशन का क्वेश्चन है ना, सो द थीम इज एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, और उसी चीज से हम शुरू करेंगे। एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ब्रॉड मॉडल हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप के, शेयर्ड ग्रोथ के, और दूसरा आइसोलेशन और सेल्फ इंटरेस्ट के। ठीक है, अब इसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, सो लेट अस सी। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की। सो वी कैन डिफाइन एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन इन द इंट्रोडक्शन। वी कैन डिफाइन एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, व्हाट इज एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन? सो दिस इज वन अप्रोच। अनदर अप्रोच कैन बी, वी कैन हाईलाइट the increasing trend of, we can highlight the increasing trend of disconcern for ethical issues in IR, disconcern for ethics in international relations। दूसरा ये तरीका हो सकता है, या तीसरा हम ये बता सकते हैं, एक तरफ तो बात हो रही है पार्टनरशिप की और दूसरी तरफ बात हो रही है आइसोलेशन की, तो हम दोनों के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं, पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ, पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ के बारे में एक लाइन बताकर, और आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में हम बता सकते हैं, नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। नाउ यू सी, अब देखिए तीनों में से कोई अप्रोच अपना सकते हैं। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन अप्रोच होगा, ये जनरल अप्रोच है, आप एथिक्स इन आईआर को डिफाइन कर दें। दूसरी बात कि हाईलाइट द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ डिस्कशन फॉर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, दिस विल बी मोर स्पेसिफिक कंसीडर टू द ऑप्शन 1। And the third one, partnership and share growth, isolation and national self interest, that will be the most specific out of these three as an introduction। पर आप तीनों में से किसी को अपना सकते हैं, all will be valid, all will be okay। Now what is ethics in international relation? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता हम कहते हैं जब अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में हम नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों, विचारों और ढांचों को अप्लाई करते हैं, that is ethics in international relation। In international relation there are issues pertaining to multiple aspects,
तो उन जब मुद्दों पर हम नैतिक सिद्धांतों को लागू करते हैं, नैतिक विचारों को लागू करते हैं, नैतिक ढांचे को, फ्रेमवर्क को लागू करते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात कि हम ये बता सकते हैं कि भाई अभी के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एथिक्स को लेकर डिस्कशन की प्रवृत्ति प्रकट होती है। आप जहां कहीं भी देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स इज अडॉप्टिंग मोर एंड मोर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। दूसरी चीज कि वहां पर भी बहुत एक वो गिव एंड टेक वाला एटीट्यूड है यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में एट प्रेजेंट टाइम, है ना। बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहे हैं। चाहे पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी की बात हो, यूनेस्को की बात हो, हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी हाल फिलहाल में अपने आप को इन व्यवस्थाओं से बाहर किया है। तो पार्टनरशिप की एक डिक्रीजिंग टेंडेंसी है और एक इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ डिस्कंसर्न ऑफ एथिक्स, मतलब कंप्लीटली मैकेनिकल ट्रांजैक्शंस इन ग्लोबल रिलेशंस, कि भाई हमको आपसे क्या फायदा है, आपको हमसे क्या नुकसान है। इवन ऑन द इश्यूज ऑफ major concerns towards humanity like climate change, the western nations, they are more concerned about their own interest, disconcerning their actions in the past. दूसरी चीज कि अभी पूरे विश्व भर में आप देखिए अलग अलग हिस्सों में जो संघर्ष की स्थिति है, यूक्रेन का युद्ध हो या फिलिस्तीन में जो वहां मानव संकट की स्थिति पैदा हुई है, तो इन सभी मामलों में देशों ने ये देखा गया कि कोई प्रभावी कदम यूएन के भी लेवल पर नहीं लिया गया जिससे कि इन संघर्षों को रोका जा सके, नहीं तो वो अभी तक रुक जाते, संघर्ष लंबे खिंच गए। यूनाइटेड नेशंस के स्तर पे प्रयास हुआ लेकिन पर संघर्ष तो रुके नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि देयर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी फॉर डिस्कंसर्न ऑफ एथिक्स इन द इंटरनेशनल रिलेशन। तो उसको हाईलाइट कर दीजिए ये बताते हुए कि भाई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन ट्रांजैक्शनल हो रहा है, जिससे ये समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एथिक्स को लेकर डिस्कशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा क्या है, पार्टनरशिप एंड शेयर ग्रोथ के विषय में एक लाइन में बता दीजिए, और आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप एंड शेयर ग्रोथ इज अ कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबल गवर्नेंस। इंट्रोडक्शन में ये बात लिखिए, पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ इज अ कलेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबल गवर्नेंस, और isolation and national self interest, it isolation and national self interest is pursuance of such policies in the context of individual national you can say profits or motives, ठीक है ना। तो isolation and national self interest is pursued in the interest of a particular nation or an organization। ठीक है, तो हम इस तरीके से बात को अपनी पार्टनरशिप, शेयर्ड ग्रोथ और आइसोलेशन, नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट दोनों के विषय में एक एक लाइन लिखकर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग, what ethical consideration could motivate to choose either of the two approaches? Okay, now see what ethical considerations, let us take a new page. What ethical considerations, so we can make a subheading, ethical considerations to choose either of the approaches, ethical to choose either of the approaches, ethical considerations to choose either of the approaches। अच्छा, आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। सबसे पहली बात क्या है कि अच्छा, हम इसमें टेबुलर फॉर्मेट में भी अपने आंसर को लिख सकते हैं, है ना, टेबुलर फॉर्मेट में भी मॉडल 1 एंड मॉडल 2 करके, सो इट विल इंक्रीज द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। दोनों में क्या क्या एथिकल कंसिडरेशंस हो सकते हैं, है ना, मॉडल 1 एंड मॉडल 2 करके। सो लेट अस सी। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट मॉडल, द मॉडल ऑफ पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ, model of partnership and shared growth, and the another model is of model of isolation and national self interest।
model of isolation and national self-interest. See, these questions are analytical questions that involve deeper ethical, analysis. तो आपको उस तरीके से उसको आंसर लिखना है. मॉडल ऑफ आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, दोनों के पीछे क्या एथिकल कंसिडरेशंस है? नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट. ओके, नाउ सी, we have taken this format of table. अगर कोई देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मॉडल ऑफ पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ को चुनता है, या उसके फॉरेन पॉलिसीज पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ को ध्यान में रखकर बनाई गई होती हैं, तो उसके पीछे के एथिकल कंसिडरेशंस क्या है? उसके पीछे का एथिकल कंसिडरेशंस है दैट एज ए ह्यूमैनिटी वी फेस सम कॉमन चैलेंजेस. तभी तो हम कॉमन प्रॉब्लम्स की और पार्टनरशिप्स की बात करते हैं. अगर हमारी समस्याएं एक समान नहीं है तो हम किसी के साथ साझेदारी क्यों करेंगे? सो द फर्स्ट ethical consideration of this model is that humanity, the value of humanity, the first thing is the value of a shared humanity, एक साझा मनुष्यता, the value of a shared humanity having common set of problems, having common set of problems. सबसे पहली तो बात ये हो गई कि हम जानते हैं कि मनुष्यता के रूप में हमारे कुछ एक समान चुनौतियां हैं. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेट चेंज है ना, टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, आर्म्स प्रोलिफरेशन, ऑल दीज इश्यूज आर देयर. सो डू यू थिंक दैट एनी कंट्री कैन सॉल्व एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम यूनिलैटरली? क्या कोई देश अकेले इन संकटों का समाधान कर सकता है? नहीं कर सकता. और क्या हम सभी इन संकटों से प्रभावित नहीं होते? एक या दूसरे तरीके से होते हैं प्रभावित. तो एक पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ का अप्रोच अपनाने के पीछे एथिकल कंसीडरेशन क्या है? कि वी आर अ शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड वी हैव अ कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. अच्छा, दूसरी चीज है ये मानकर चलना कि हम अपने आप में ही पूर्णतः शक्तिशाली नहीं है. ओके, सो आवर ओन पावर्स हैव लिमिटेशंस. ओके, शेयर्ड पावर का कंसेप्ट आता है. आप देखेंगे कि जो आइसोलेशनिस्ट और नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने वाले देश हैं, उनका बेसिकली उनका जो माइंडसेट होता है इंटरनेशनल सिस्टम्स को डोमिनेट करने का. यूनाइटेड स्टेट्स की जब हम हेजमन के टर्म्स में इंटरनेशनल रिलेशन में बात करते हैं, सो बेसिकली दोज हु परस्यू ओनली देयर नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड टेंड टू बी आइसोलेशनिस्ट, एक्चुअली दे प्रैक्टिस हेजेमोनिक टेंडेंसीज, हेजेमोनिक पॉलिसीज, जहां पर कि वो एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि दुनिया उनके हिसाब से चले, वो दुनिया में हर चीजों का समाधान उपलब्ध कराएं. ऐसा संभव नहीं है. सो द एथिकल कंसिडरेशन बिहाइंड द मॉडल ऑफ पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ इज दैट वी बिलीव इन शेयर्ड पावर, वी बिलीव इन शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सो द सेकंड थिंग इज शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि भाई हमारी जो शक्तियां हैं हम उसको आपस में साझा करें और हम जिम्मेदारी भी आपस में बांटें. सो दिस इज द एथिकल कंसिडरेशन. तीसरी चीज है पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ में अकाउंटेबिलिटी वाला भी फैक्टर है. व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन इन द बैक ऑफ द माइंड? दैट वी आर अकाउंटेबल टू ईच अदर. मान लीजिए जो ग्लोबल कन्वेंशन साइन किए जाते हैं वो बाइंडिंग ट्रीटीज होती हैं, जो बाइंडिंग ट्रीटीज हैं, और बाइंडिंग ट्रीटीज में आपके ऊपर बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं. नाउ द स्टेट पार्टीज विच आर सिग्नेटरीज हु हैव रेटिफाइड द पर्टिकुलर कन्वेंशन, दे आर अकाउंटेबल टू द ट्रीटी एंड द अदर ट्रीटी मेंबर्स. ठीक है, तो जो ये पार्टनरशिप या शेयर्ड ग्रोथ की जो भावना है, ये अकाउंटेबिलिटी, इसके पीछे जो एथिकल कंसिडरेशन है, अगर कोई देश इसको चुनता है, सो द कंट्री बिलीव्स दैट ग्रोथ कैन नॉट बी विदाउट accountability. So they believe in the idea of accountability in the international relation, idea of accountability in international relation, in international relation. Okay, अब जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट डील से बाहर हो गया, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से. तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि वो अपने एमिशंस को लेकर अकाउंटेबल नहीं होना चाहता. अगर हम इंडिया, इफ वी हैव agreed to the Paris climate deal as
अ मल्टीलैटरल ट्रीटी और वी आर अ पार्टी टू दैट ट्रीटी, तो हमने कहीं ना कहीं उस अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को उस एथिकल कंसिडरेशन से प्रभावित हुए, तभी तो हमने वो ट्रीटी साइन की कि वी आर ऑल्सो अकाउंटेबल एंड वी ऑल्सो नीड जस्टिस. सो दिस आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड आइडिया ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज जस्टिस, तो ये एथिकल कंसिडरेशन हमारे माइंड में होते हैं. अच्छा, चौथी बात क्या है? पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ. हमारा ये मानना है कि अवसरों को लेकर हमें आपस में मिलकर हम बेहतर अवसर पैदा कर सकते हैं. तो हम ये मानते हैं कि ज्वाइंट एफर्ट्स हैव मोर इंपैक्ट. जो देश पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ के अप्रोच को अपनाते हैं, देयर एथिकल कंसिडरेशन इज दैट ज्वाइंट एफर्ट्स कैन मेक मोर इंपैक्ट rather than individual efforts. So we believe in jointness of action, we believe in unity, we believe in integrated approach. Okay, so we can write that we believe in jointness of action. Okay, we believe in jointness, we believe in integration. Okay, so the ethical consideration in the back of the mind is jointness, integration, collective action, collective action, collective action. अच्छा, उसके बाद पांचवी बात क्या हो सकती है? अब पार्टनरशिप एंड शेयर ग्रोथ का जो बात है, सो वी ऑल्सो फील दैट द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली among various member nations. जैसे हम विकास की बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, वी हैव अडॉप्टेड द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बी अचीव्ड बाय द ईयर 2030. तो ये सस्टेनेबल गोल के ऊपर पूरी दुनिया क्यों कोलैबोरेट कर रही है यूएनडीपी के कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत? इसलिए कर रही है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो विकास का लाभ है पूरी दुनिया में हर किसी को प्राप्त हो. तो पार्टनरशिप और शेयर्ड ग्रोथ के पीछे का आइडिया क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो द आइडिया, द एथिकल कंसिडरेशन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट. विकास जो होना चाहिए वो समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. और जो अवसर हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट विद शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ओके, तो आपको ध्यान किस पर देना है? एथिकल कंसिडरेशंस पर ही केवल देना है. शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करनी है आपको, अवसरों के वितरण की बात करनी है. अच्छा, व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन इफ यू चूज दिस मॉडल पार्टनरशिप एंड शेयर्ड ग्रोथ? आपका यह मानना है कि इनइक्वालिटी भी समाज में है. आज अगर अफ्रीकी देशों को भारत अगर फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हम कोऑपरेट करते हैं, वैक्सीन हमने देखा कोविड-19 के समय हमने दुनिया के कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराया. क्यों? व्हाई दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स एंड शेयर्ड ग्रोथ? क्योंकि हमारा ये बिलीफ है, एथिकल कंसिडरेशन ये है कि समाज में असमानता है, चाहे वो इनकम को लेकर हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज को लेकर हो. तो इस असमानता को हम दूर करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज को लेकर हो. ओके, सो द एथिकल कंसिडरेशन इज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, there should be, and this equality leads to freedom of individual. There should be freedom. That is why we believe in partnerships, that everyone is an equal stakeholder, everyone is a party to the development of the world. Okay, so the basic idea is the ideals of equality. Why do we want shared growth? We such that there is no concentration of resources in the hands of the few. आप अगर भारत के डीपीएसपी में देखेंगे तो वो वही बात कहता है. आर्टिकल 39 बी सी क्या कहता है कि देयर शुड नॉट बी कंसंट्रेशन एंड द स्टेट शुड टेक मेजर्स सो दैट देयर इज मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन दी सोसाइटी. तो हमारा जो ये आउटलुक है शेयर्ड ग्रोथ का, उसके पीछे, और हम अगर ये मॉडल चुनते हैं, कोई भी देश अगर ये मॉडल चुनता है, तो उसके पीछे का आइडिया क्या है? उसके पीछे का आइडिया है कि देयर शुड बी इक्वालिटी इन दी सोसाइटी एंड it must lead to freedom, it must lead to enhancement of the capabilities of individual, dignified life. हम शेयर्ड ग्रोथ क्यों चाहते हैं? हम ये थोड़ी चाहते केवल कि हम सम्मान से जिएं. विश्व में हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है. सो दीज आर दी एथिकल कंसिडरेशंस. जब आप लिखते हैं आपको ध्यान देना है कि अगर कोई देश ये रास्ता चुनता है, तो वो इन एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो कर रहा है. ठीक है, अब हम थोड़ा दूसरे तरफ की भी बात कर लेते हैं, मॉडल ऑफ आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट.
अब अगर कोई देश आइसोलेशन और नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को चुनता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एथिकल कंसिडरेशन तो होगा। और हमेशा देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, जैसा आपको बोर्ड पे ब्लैक व्हाइट दिख रहा है, कुछ इसमें रेड का भी पोर्शन है, तो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो देयर इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस, देयर इज अ रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू दी नेशंस, and at times we pursue our national self interest, at times we pursue partnership, and while involving in partnership also at times our prime motive can be national self interest, है ना। तो there is always a range of options available to the nations to choose or to integrate these approaches in their foreign policy. Now what can be the ethical considerations of choosing this model or choosing this approach, आइसोलेशन एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट? सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि हम ये मान लें कि दूसरे देश या फिर जो इस तरीके की साझेदारियां हैं हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे। सो द एथिकल कंसिडरेशन कैन बी दैट वी हैव बीन मेट विथ इनजस्टिस, हमारे साथ अन्याय हुआ है। भारत भी कई ऐसे संधियों का हिस्सा नहीं है, जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो रोम स्टैट्यूट है हम उसमें शामिल नहीं है। कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज हमने वो साइन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हो जाएगा अगर हम उसको साइन कर लेंगे। भारत ने सीटीबीटी साइन नहीं किया है ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो वी कैन से द वर्ल्ड में एटलीस्ट दैट यू हैव बिकम मोर आइसोलेशनिस्ट ऑन दिस, बट आवर कंसिडरेशन इज दैट व्हाट इज द एथिकल कंसिडरेशन इन आवर माइंड एज इंडिया? आवर कंसिडरेशन इज दैट हमारे लिए ये समझ है कि भाई हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे साथ पक्षपात होगा। सो this can be led by the ethical consideration of justice and the notion of non-discrimination and the notion of non-discrimination। अब सीटीबीटी को लेकर तो भारत यही कहता है कि भाई ये एक डिस्क्रिमिनेटरी पैक्ट है ना, नोशन ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा एथिकल कंसिडरेशन वहां पे क्या हो सकता है? न्याय की भावना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, दूसरी चीज है कि कई बार जो मजबूत शक्तिशाली देश हैं वो आपस में गुट बनाते हैं और गुट बनाकर भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास करते हैं, जैसे वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स की स्थापना तो उसी लिए हुई थी ना, कि जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, दे अपीयर टू बी वर्किंग मोर इन कॉन्सोनेंस विद द वेस्टर्न नेशंस, ठीक है, और टू प्रमोट एंड परस्यू द एजेंडा पुट फॉरवर्ड बाय द वेस्टर्न नेशंस। तो वहां पर अगर वहां से हम आइसोलेट अपने आप को करने का प्रयास करते हैं या वहां पर नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को अपना सीख करने का प्रयास करते हैं, वो गलत तो नहीं है। तो वहां पर का एथिकल कंसिडरेशन क्या है? वहां पर का एथिकल कंसिडरेशन क्या है? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस वहां पर का जो एथिकल कंसिडरेशन है वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ रिलायंस। अगर हम वैसी व्यवस्था से अपने आप को वापस करते हैं, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करना चाहते हैं, तो यानी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। सो द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ परसुइंग सच नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट इज सेल्फ रिलायंस। अच्छा, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एट टाइम्स वी हैव इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इशूज, जो सिक्योरिटी इशूज हैं वो कई बार वहां पर जीरो सम गेम होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम का अर्थ होता है एक के लिए फायदा और दूसरे के लिए लाभ, जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम में जहां पर मान लीजिए कि बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, तो ऑब्वियसली हम वहां पर नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हम वहां पर नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। तो ऐसे मामले में नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के पीछे बैक ऑफ द माइंड हमारा क्या एथिकल कंसिडरेशन होता है? हमारी अपनी सॉवरेनिटी, हमारी अपनी ऑटोनॉमी। भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नॉन अलाइनमेंट को अपनाया है और नॉन अलाइनमेंट ने भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ऑप्शन दी है, ठीक है। तो हम ये क्या बात कर सकते हैं कि द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, द एथिकल कंसिडरेशन ऑफ सॉवरेनिटी, एट द सेम टाइम we can say strategic autonomy, sovereignty, strategic autonomy। इसलिए हम नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट को और आइसोलेशनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे ये कहा जाता है कि जो SCO ग्रुपिंग है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया आइसोलेट हो रहा है।
आइसोलेट हम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम वहां पर चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अब अगर हम एशिया की बात करें, सो वी सी दैट देयर आर पर्टिकुलर नेशंस हुज इंटरेस्ट आर एनिमिकल टू इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड दे आर मेकिंग देयर ओन एक्सिस, जैसे पाकिस्तान चाइना की बात होती है। तो वैसे में हमारा आइसोलेशन बायलैटरल रिलेशंस में, particularly with respect to Pakistan. So we have become more, the world say, there are allegations that India may get isolated if it does not engage with Pakistan on a bilateral basis. But the government has adopted a stand that terror and talks can't go together. कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। तो यहां पे लग सकता है कि हम आइसोलेशनिस्ट हैं, पर इसके पीछे का एथिकल कंसिडरेशन क्या है? जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर मीन्स द एथिकल कंसिडरेशन इज ऑफ पीस. The ethical consideration is of not getting blackmailed. Okay, so the ethical consideration is of not getting blackmailed. It means it is a projection of your strength. At times we pursue isolationist measures in international relations to project our strength. Okay, so the ethical consideration is projection of national interest, projection of national interest. आप एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे, ठीक है, जैसा मैं इसमें आपको हाईलाइट कर रहा हूं. द प्रोजेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नाउ एट टाइम्स यू सी द आइसोलेशनिज्म एंड नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन अ नेशन हैज टू लीव बियॉन्ड. और उसका एक एग्जांपल है चाइना. आप देखेंगे कि 1990s के बाद से अगर आप 2010 तक का एक फेज देखें, सो फॉर ऑल दीज 2 decades इट सीम दैट चाइना हैज बिकम अ साइलेंट प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज. इट हैज आइसोलेटेड इटसेल्फ. उसने अपने आप को वैश्विक मुद्दों से कहीं ना कहीं आइसोलेट कर लिया है. इस तरीके की बात थी. ऐसा क्यों? टू बिल्ड अ बेटर बेस, टू वर्क इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, टू बिल्ड अ बेस फॉर द फ्यूचर. तो चाइना उस समय एक मतलब साइलेंट फेज में गुजर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन में. लग रहा था कि आइसोलेशन के दौर में गुजर रहा है, लेकिन उसने अपने आगे के लिए एक मजबूत बेस बनाया. सो टू गेट रेडी फॉर द फ्यूचर एट टाइम्स यू हैव टू विथड्रॉ योरसेल्फ, आइसोलेट योरसेल्फ. सो आइसोलेशनिज्म इज नॉट ऑलवेज in a bad perspective. It can be seen in a positive perspective also. So as the question asks that what are the ethical considerations of choosing the path of or the approach of isolationism and national self-interest to prepare for the future. It means to become ready for the future. Okay, so readiness, what is the ethical consideration? That we should be proactive. We should be proactive and ready for the future. Ready for the future. So there can be various other things which can be discussed, but we have a word limit. You can have this kind of presentation. अब conclusion में क्या लिखेंगे? Conclusion में हम ये लिख सकते हैं कि nations have a range of options to choose between these two approaches. हमेशा कोई भी देश एकदम से हर पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं होता. अपने नेशनल इंटरेस्ट को मापता है, तौलता है, उसके बाद इस तरीके की बात करता है, किसी भी संधि में जुड़ता है. तो हम कंक्लूजन में ये बात करेंगे कि नेशंस ऑलवेज हैव अ रेंज ऑफ ऑप्शंस, इन हैविंग द रेंज ऑफ ऑप्शंस इंक्लूडिंग अ मिक्स ऑफ दीज अप्रोचेज. सो अल्टीमेटली इट मस्ट बी गाइडेड बाय एथिकल कंसिडरेशन, बैलेंसिंग इट विथ नेशनल इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट एकदम एथिकली ब्लाइंड होने चाहिए, हम अंधे हो जाएं अपने राष्ट्रीय हित को साधने में. और वैसा राष्ट्रीय हित ही क्या जो कि नैतिकता पर आधारित ना हो, जो मनुष्यता को नुकसान पहुंचाकर जो हमारा राष्ट्रीय हित सधता हो, वो कैसा राष्ट्रीय हित होगा? अभी विश्व में बहुत ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जहां पर कि राष्ट्रीय हित को साधने के लिए नैतिकता को दरकिनार किया जा रहा है, पर वो लॉन्ग टर्म में कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता. इसलिए हम कह सकते हैं अपने निष्कर्ष में कि देशों के समक्ष इन दोनों अप्रोचेज, इन दोनों दृष्टिकोणों को लेकर चलने के लिए कई विकल्प मौजूद होते हैं, पर राष्ट्रीय हित को साधना भी नैतिक विचारों से प्रेरित होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बात को वहां पर समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2B. क्वेश्चन नंबर 2B इज ऑन ई-कॉमर्स. नाउ यू थिंक दैट these type of questions, they are very interrelated questions where there are intersecting areas of economy, ethics,
है ना। तो इन सभी चीजों का इंटरसेक्टिंग एरियाज है। आप अगर 2024 का यूपीएससी क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सो यू विल फाइंड दैट देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर आर क्वेश्चंस ऑन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड, क्वेश्चंस ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सो आप एथिक्स की तैयारी कंटेम्प्ररी इशूज को ध्यान में रखते हुए अब आपको करना जरूरी है। जो भी हमारे समाज के समक्ष समकालीन मुद्दे हैं उनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा एथिक्स की तैयारी जब आप करते हैं तो। अच्छा, now question number 2b, it says the rapidly growing web of e-commerce, the rapidly growing web of e-commerce has penetrated deep into our daily lives. It has penetrated deep into our daily lives, transforming the market relations. What it is doing? Transforming the market relations and consumer attitude. It is transforming the market relations also and consumer attitude. Discuss from an ethical point of view. So you have to discuss from an ethical point of view the key changes e-commerce has brought in this context. So the question asks, you have to discuss from an ethical point of view the key changes e-commerce has brought in this context. Okay, and the context is the statement. The statement is not the question, the statement is the context. Question is that from an ethical point of view you have to discuss the key changes e-commerce has brought in the above context. Okay, हिंदी में पढ़ते, ई कॉमर्स का तेजी से बढ़ता जाल, ई कॉमर्स का तेजी से बढ़ता जाल हमारे दैनिक जीवन में गहराई से पैठ बना चुका है और बाजार संबंधों और उपभोक्ता अभिवृत्ति को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, बाजार संबंधों और उपभोक्ता अभिवृत्ति को परिवर्तित कर रहा है। ठीक है, इस संदर्भ में ई कॉमर्स द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों पर नैतिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। कंटेक्स्ट क्या है? बाजार संबंधों और उपभोक्ता अभिवृत्ति का परिवर्तन किसके कारण? तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स के कारण। किस चीज के कारण? हमारे दैनिक जीवन में गहराई से ई कॉमर्स ने पैठ बना लिया है, इसके कारण बाजार संबंधों और उपभोक्ता अभिवृत्तियों में परिवर्तन आया है, ये कंटेक्स्ट है। तो वैसे क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं? व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट की चेंजेज? इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। द क्वेश्चन अपेरेंटली में अपीयर टू बी ई कॉमर्स, मतलब समझ रही तो इकोनॉमी का बात है, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन आपको एथिकल पर्सपेक्टिव अपनाते हुए जो की चेंजेस हुए हैं इन कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट को स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन ने, वो आपको करना है। नाउ हाउ शैल वी इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द क्वेश्चन? टेल मी थीम ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? The theme of the question is e-commerce, है ना, e-commerce। अगर हम जनरल कंटेक्स्ट में बात करें तो क्वेश्चन का थीम है ई-कॉमर्स। स्पेसिफिक अगर हम हो जाएं सो पेनिट्रेटिव ई-कॉमर्स, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ई-कॉमर्स, है ना, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ ई-कॉमर्स। अच्छा, उससे भी और अगर हम बात करें तो चेंज इन मार्केट रिलेशंस एंड कंज्यूमर एटीट्यूड्स ड्यू टू ई-कॉमर्स। तो हम इंट्रोडक्शन में ई कॉमर्स से भी बात शुरू कर सकते हैं, या ई कॉमर्स के बढ़ते जाल, ग्रोइंग वेव ऑफ ई कॉमर्स, उससे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के विषय में हम चर्चा कर सकते हैं, है ना, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कॉमर्स यानी कि गुड्स और सर्विसेज के सेल और परचेज को हम ई कॉमर्स कहते हैं। साधारण सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज, पहला तो ये हो गया, दूसरी बात हो गई कि ग्रोइंग वेव ऑफ ई कॉमर्स, ग्रोइंग वेव ऑफ ई कॉमर्स, आप इससे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में ये भी है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि भाई ई कॉमर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है ना, ई कॉमर्स के यूजर्स में कितना ग्रोथ हुआ है। यू कैन टेल दिस टाइप ऑफ डेटा ऑल्सो, है ना, ई कॉमर्स का जो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है, ई कॉमर्स कितने लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है, ओके, कितने लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ डेटा एंड फैक्ट्स यू कैन इंक्लूड
इन एथिक्स आंसर्स ऑल्सो। अब कैंडिडेट्स का एक डाउट होता है कि क्या हम डेटा फैक्ट एथिक्स के आंसर में शामिल कर सकते हैं? यस, ओह ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं। उससे आपके आर्गुमेंट्स रैशनलाइज होते हैं, उससे आपके आर्गुमेंट सब्सटेंशिएट होते हैं, जस्टिफाई होते हैं, इसीलिए आपको शामिल करना अपेक्षित होता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। अब बात आती है कि हाउ कैन एंड व्हाट की चेंजेज, द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज की चेंजेज brought by e-commerce, key changes brought by e-commerce in the above context, अच्छा, कंटेक्स्ट को हमेशा ध्यान में रखना है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई दैट हैज पेनिट्रेटेड डीप इनटू आवर लाइव्स, पहली बात। दूसरी चीज कि उसने कंज्यूमर रिलेशन को बदल दिया और मार्केट रिलेशन को बदल दिया और कंज्यूमर एटीट्यूड को चेंज कर दिया, और उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव आए वही बताना है। चलिए, तो पहली बात क्या है कि ये हमारे जीवन में बहुत अंदर तक घुस चुका है। किस तरीके से? अब अगर हमें कोई भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम तुरंत पहले ऑनलाइन चेक करते हैं, उसके बाद हम बाजारों में पता करते हैं, ऑनलाइन उस प्रोडक्ट के फीचर्स को चेक करते हैं। तो एक तरीके से वो हमारे लिए प्राथमिक बाजार बन गया है for most of us, or we can say for a significant portion, for a significant section of population, so it has become the primary market. अब इससे जो मार्केट रिलेशंस में बदलाव आए हैं कि जब हम वर्चुअल मार्केट, जब हम एक्चुअल फिजिकल मार्केट में होते थे, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम उनके सीधे कांटेक्ट में होते थे, तो संबंध विकसित हो जाता था। दुकानदारों से संबंध लोगों का विकसित हो जाता था। कई तो हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही दुकान से सामान ले रहे हैं, एक ही बाजार से सामान ले रहे हैं, है ना। और इस तरीके से ग्राहकों के बीच में और वस्तु बेचने वालों, वस्तु विक्रेताओं के बीच में एक संबंध विकसित समाज में हो जाता था। अब तो वो संबंध नहीं है, अब तो वो खत्म हो गया। आपका तो अमेजन फ्लिपकार्ट से उस तरीके का संबंध हो नहीं सकता, आपने देखा ही नहीं है, कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको सामान मिल जाता है, आपको सेवा मिल जाती है। तो सबसे पहली बात है कि मार्केट रिलेशंस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द सेलर और द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर। तो मार्केट रिलेशन में पहली बात क्या हो गई? द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर। कई बार क्या होता है, जब हम जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने, तो अभी भी छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में किसान खुद अपनी सब्जी लाकर बाजार में बेचते हैं, तो आप उनके साथ संपर्क में आते हैं। अगर आप रेगुलर किसी एक व्यक्ति के साथ संपर्क में आ रहे हैं तो आप उनके जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, अच्छा बुरा क्या उनके जीवन में हो रहा है, अपने उनको काम करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आप उस विषय में जानते हैं। ठीक है ना। तो एक तो हो गया कि जो प्रोड्यूसर सेलर रिलेशन है, प्रोड्यूसर सेलर और कंज्यूमर का रिलेशन, और कस्टमर का या कंज्यूमर का, है ना, कंज्यूमर कस्टमर, वो रिलेशन आपको एक तरीके से डिसरप्ट हो चुका है, एंड दैट हैज बीन डिसरप्टेड, एंड दिस डिसरप्शन हैज लेड टू डिसकनेक्शन। इससे क्या हुआ है कि डिसकनेक्शन समाज में पैदा हुआ है, डिसकनेक्शन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिसकनेक्शन अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पहली बात तो ये। अब किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर जो दुकान विक्रेता हैं, ना तो हम उनके विषय में जानते हैं, ना तो हमें उनकी समस्याएं पता हैं, ना तो वो किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम इन चीजों को जान पाते हैं। तो मार्केट रिलेशन में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज क्या हुई है कि ये अलगाव पैदा हुआ है, ये डिस्कनेक्शन हुआ है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि सोशल बॉन्ड्स, कई बार ट्रेडिशनल बॉन्ड्स होते थे सेलर्स में और मतलब आपको कस्टमर्स में। अब दर्जी हैं तो काफी पीढ़ी से अब एक ही दर्जी से आप काम करवा रहे हैं। कोई अगर घड़ा बनाने वाला है, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला है, आप उसी से कर रहे हैं। तो ऑल दिस टाइप ऑफ
all these type of relationships, they transformed into emotional bonds. Okay, so breakdown of emotional bonds, breakdown of इमोशनल बॉन्ड्स. चेंज क्या आया है अगर हम एथिकल पर्सपेक्टिव से बात करें? ब्रेकडाउन ऑफ इमोशनल बॉन्ड्स, ब्रेकडाउन ऑफ इमोशनल बॉन्ड्स एंड यूनिक रिलेशनशिप्स. और वो रिलेशनशिप्स यूनिक होते थे, एंड यूनिक रिलेशनशिप्स, एंड यूनिक रिलेशनशिप्स. ठीक है, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं. अब ई कॉमर्स साइट पे आपको हर तरीके का सर्विस अवेलेबल है. इवन यू गेट ट्यूटर्स ऑन ई कॉमर्स साइट, है ना. एंड दोज ई कॉमर्स साइट एंड द ट्यूटर्स, पहले जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध होता था, नाउ देयर आर वर्चुअल टीचर्स हु आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, है ना. तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता. तो जो इमोशनल बॉन्ड होता है, जो ह्यूमन कनेक्ट होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिर्फ मनी तो नहीं है ना, एक ह्यूमन कनेक्ट भी है. वो ह्यूमन कनेक्ट आपको ई कॉमर्स के ग्रोइंग वेव से खत्म हो रहा है. अच्छा, that breakdown of emotional bond and unique relationship, and how it is shaping the consumer attitude, what major changes it has brought in the consumer attitude. consumer को क्या लगता है? so loss of respect for the products produced. आपके थाली में भोजन कहां से आता है इससे आपको कोई चिंता नहीं. आपके लिए बस वो एक फिंगर टिप पे हर चीजें उपलब्ध हैं, पर उसको करने में, उस चीज को पैदा करने में कितनी कठिनाई होती है, उसके उत्पादन में, उसके प्रोसेसिंग में कितनी सब चीजें, कितना मेहनत लगता है, दैट थिंग हैज बीन लॉस्ट एंड फॉरगॉटन. इसीलिए वेस्टेज हम करते हैं, अंधाधुंध तरीके से खाना बर्बाद करते हैं, है ना. तो ये सभी चीजें हैं. नाउ व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट इट हैज कल्टिवेटेड? द चेंज इन कंज्यूमर एटीट्यूड, अ मैकेनिकल एटीट्यूड, अ मैकेनिकल और मटीरियल एटीट्यूड, अ मैकेनिकल और मटीरियल एटीट्यूड, or materialistic attitude, or materialistic attitude. We no more see them products of social enterprise. हम उन्हें सामाजिक श्रम के मेहनतों के रूप में नहीं देखते, उनके उत्पादों के रूप में नहीं देखते. हमारे लिए वो जस्ट वस्तुएं हैं, कोई भौतिक पदार्थ है, उनका मोल इतना ही है. पहले हम उन चीजों को भी सहेज कर रखते थे. अच्छा, तीसरी बात यह है कि भाई अगर हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो परिवर्तन आया है, परिवर्तन किस तरीके से? क्वेश्चन ने कह दिया मार्केट रिलेशंस और कंज्यूमर एटीट्यूड. तो मार्केट रिलेशन में किस तरीके का परिवर्तन आया? केवल प्रॉफिट मोटिव, केवल प्रॉफिट मोटिव. द ग्रोइंग वेब ऑफ ई कॉमर्स इज मोस्टली प्रॉफिट ड्रिवन कॉर्पोरेट्स, एंड द कॉर्पोरेट्स आर मोस्टली प्रॉफिट ड्रिवन. तो प्रॉफिट ड्रिवन जो एटीट्यूड है, दैट इज टेकिंग अवे द एथिक्स ऑफ बिजनेस. ओके, सो द प्रॉफिट, द एटीट्यूड ऑफ प्रॉफिट, द एटीट्यूड ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इन बोथ, इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. ऐसा नहीं है किसी प्रोड्यूसर और सेलर में ही एटीट्यूड ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, ये कस्टमर्स में भी आ चुका है. पहले क्या था, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, गुड सेलर्स हैं, हाँ प्रॉफिट तो बिजनेस का जो प्राइमरी मोटिव है प्रॉफिट ही है, पर जब इस तरीके से छोटे छोटे विक्रेता के रूप में काम करते हैं तो कोई दुकानदार है वो कम दाम भी किसी की आर्थिक स्थिति को देख के लगा देता है, किसी की स्थिति को देखकर उधार भी दे देता है. ये जो मार्केट रिलेशन जो ट्रस्ट के ऊपर काम करते थे, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर काम करते थे, है ना, इसमें जो एक आपको ट्रस्ट की भावना थी, अब वो चीज तो नहीं है. तो कंप्लीटली प्रॉफिट ड्रिवन कॉर्पोरेट्स who are on a spree of ever expanding e-commerce sites, and at the same time the customer mindset or attitude is also profit driven. उससे मतलब नहीं है कि किसका व्यवहार अच्छा है बुरा है. now it has become ethics blind. पहले हम ये देखते थे कि किस दुकानदार का व्यवहार अच्छा है हम वहां पर जाएंगे, किसका बुरा है वहां पर नहीं जाएंगे. now the point is that we are also into more and more प्रॉफिट, कि जहां कम दाम में, जहां अधिक ऑफर मिलेगा, जहां अधिक हमें कम कीमतें हमें जहां मिलेंगी, हम वहां पर जाएंगे. सो वी हैव आल्सो बिकम मोर प्रॉफिट माइंडेड, और ये हम लोगों को और ज्यादा अपने जीवन के अन्य संबंधों में भी यही प्रॉफिटियरिंग का कंसेप्ट हमारे माइंड में आ रहा है. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात यह है एडिक्शन. ई कॉमर्स साइट्स, हाउ दे आर चेंजिंग मार्केट रिलेशंस एंड कंज्यूमर एटीट्यूड. एडिक्टिव सेलिंग, एडिक्टिव सेलिंग. कई बार ये क्या होता है, हमें कुछ खरीदना नहीं भी हो, हम
बस उसको स्क्रॉल करते रहते हैं, क्या कोई नया आइटम आया है, क्या कोई नई चीज आई है, ये अलग बात हो, हमें उसकी आवश्यकता नहीं हो, हम अपने कार्ट्स में ऐड करके रखते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस टाइप ऑफ कंज्यूमर माइंडसेट इट इज मेकिंग अस मोर एडिक्टिव शॉपर्स, मोर एडिक्टिव कंज्यूमर्स। और फिर वो हमारी माइंड को भी रीड करते हैं, हमारी उसके बाद वो जो प्रेफरेंसेस हैं उसके बेस्ड हम पे जो एल्गोरिदम है उसका इफेक्ट होता है कि वैसे ही एड्स आते हैं, ठीक है ना। सो ऑल दीज थिंग्स। अब देखिए कहने की बात यह है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट एडिक्टिव शॉपिंग, एडिक्टिव शॉपिंग। और ये जो एडिक्टिव शॉपिंग है ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर एटीट्यूड को किस तरीके से बदलाव लाता है, ये हमें जो डिजिटल मीडियम है, डिजिटल मीडियम का एडिक्शन को ये फर्दर प्रमोट करता है, इट फर्दर प्रमोट्स द एडिक्शन ऑफ डिजिटल मीडियम। तो कंज्यूमर माइंडसेट में इस तरीके से ये बदलाव ला रहा है। तो क्या केवल ये निगेटिव ही बदलाव ला रहा है? अच्छा, उसके साथ साथ ये हमें लेजी भी तो बनाता है। नाउ दीज इंस्टेंट एप्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ इंस्टेंट डिलीवरी एप्स जो 10 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आपके यहाँ सामान पहुंचाने का दावा करते हैं और वो पहुंचाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम आलसी नहीं बन रहे कि हम बाहर नहीं निकल रहे? जब हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम बाजार की वास्तविक स्थिति को कैसे जान पाएंगे? केवल मोबाइल फोन पे तो नहीं जान पाएंगे। तो हमारा इसका जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो हमारा अवेयरनेस है अपने सराउंडिंग्स को लेके वो भी कम हुआ है, हमारे अंदर आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ी है ना, हमारा अवेयरनेस कम हुआ है, सोशल कनेक्शंस कम हुए हैं। ओके, सो दीज आर दी चेंजेस, द की चेंजेस। पर क्या सब कुछ इसमें बुरा ही हुआ? ई कॉमर्स से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा नहीं हुआ? मार्केट रिलेशंस क्या पहले से ज्यादा फॉर्मल नहीं हुए? क्या लोगों को अधिक रोजगार नहीं मिला? क्या लोगों के लिए अवसर नए पैदा नहीं हुए? तो मार्केट रिलेशंस में आप देखेंगे कि जहां पर पहले लोगों के लिए अवसर कम थे तो अवसर तो अवश्य बढ़ा है ना। एंड देयर आर स्टोरीज ऑल्सो वेयर देयर इज द ह्यूमन कनेक्शन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर और द डिलीवरी एजेंट हु कम्स एट द डोर स्टेप। तो सब चीज तो बुरा नहीं है। तो जो पॉजिटिव की ट्रांसफॉर्मेशंस है मार्केट रिलेशन में वो क्या है? सबसे पहली बात ये है कि हालांकि हम ज्यादातर ई कॉमर्स सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो गिग इकोनॉमी की जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स भी हैं पर गिग इकोनॉमी की जॉब्स ज्यादा है। पर कुछ एक्सटेंट तक तो फॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसका मतलब ये है कि लोगों के इनकम लेवल में बढ़ोतरी हुई है। जॉब रिलेशंस की अगर हम बात करें तो लोगों के बार्गेनिंग पावर में बढ़ोतरी हुई है, यानी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो मार्केट रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉइज, मार्केट रिलेशंस की अगर हम बात करें, एथिकल पर्सपेक्टिव से बात करना है तो एम्प्लॉइज के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हुई है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में उनके बढ़ोतरी हुई है, आत्मविश्वास में। महिलाएं भी डिलीवरी एजेंट्स का काम करती हैं, उनके लिए इंपावरिंग है, घर से बैठकर ई कॉमर्स का काम कर रही हैं महिलाएं, तो उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, इन चीजों में बढ़ोतरी हुई है। तो मार्केट रिलेशंस में जब हम बात करें तो इन चीजों में वृद्धि हुई है, बार्गेनिंग पावर बढ़ा है लोगों का। पहले क्या था कि एक कार्टेल की तरह काम करते थे या इंटरमीडियरीज हावी थे, तो अब क्या है कि जो सेलर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेल कर सकते हैं और उनके लिए भी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजों का जो मार्केट रिलेशंस के कंटेक्स्ट में है फायदा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, कंज्यूमर एटीट्यूड के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसमें अच्छा क्या हुआ है? ई कॉमर्स का जो ग्रोइंग वेब है उसने ट्रांसफॉर्म किया है कस्टमर एटीट्यूड को, कंज्यूमर एटीट्यूड को, फाइन। सभी चीजें तो बुरी नहीं हुई, उसमें कुछ अच्छा भी हुआ होगा। अच्छा क्या हुआ है? व्हाट आर द मेजर की ट्रांसफॉर्मेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर एटीट्यूड? देखिए, अब एक उपभोक्ता के रूप में हम कहीं ना कहीं विभिन्न वस्तुओं को कंपेयर करते हैं तब खरीदते हैं। 5 प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं। पहले हम बाजार में जाते थे, हमारे पास समय कम होता था, हम उठाकर लेकर चले आते थे। अब हमारे पास फिंगर टिप्स पे वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट हैज इट मेड मोर रैशनल कस्टमर्स? हम सर्विसेज को कंपेयर करते हैं ना इन प्लेटफॉर्म्स पे। क्या हम केवल प्राइस देखते हैं, हम फीचर्स नहीं देखते, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं देखते? ई कॉमर्स साइट पे देखते हैं ना। सो समवेयर इट हैज मेड अस मोर रैशनल
customers. So the change in mindset from the customer's attitude perspective is that it has made the customers more rational from this point of view, more rational, at the same time more efficient also, at the same time more efficient also. हम उतनी चीजें मंगाते हैं जितना कि हमें जरूरत होता है ना. सो रिसोर्स सेविंग का हम काम करते हैं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का हम काम करते हैं. मार्केट में कई बार क्या होता था कि हम जरूरत से अधिक चीजों को भी खरीद के ले आते थे, जानकारी का अभाव है, पता नहीं है, तो हम ठगे भी जाते थे. पर यहाँ पर तो वैसा कोई लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ठगे जाने की संभावना कम है. तो कंज्यूमर एटीट्यूड क्या है, कंज्यूमर एटीट्यूड किस तरीके से बदला है, कंज्यूमर पहले से रैशनल हुआ है, पहले से रिसोर्स एफिशिएंट हुआ है. सो वी कैन मेंशन ऑल दिस काइंड ऑफ की ट्रांसफॉर्मेशंस इन कंज्यूमर एटीट्यूड व्हिच हैज टेकन प्लेस. ठीक है, तो अब हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, अपनी चर्चा को हम समाप्त कैसे करेंगे इसमें. अब देखिए, हमने बात कर ली कि भाई इसका दोनों तरीके का बदलाव हुआ है, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो दोनों तरीके से हुआ है मार्केट रिलेशंस में. और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो की चेंजेज हैं वो क्या है. तो हम ये कह सकते हैं ना, सर्टेनली वी कैन से, सर्टेनली इन द कंक्लूजन वी कैन राइट कि growing e-commerce has transformed market relations and consumer attitude in both positive and negative manner, ये तो बात हमने समराइज कर दी अपने एनालिसिस की. और दूसरी तरफ वी कैन राइट दैट attempts should be made, or there should be attempts to strengthen the human component, जो मानवीय उसमें कंपोनेंट है, मानवीय पक्ष है. So there should be attempts to strengthen the human component in ई-कॉमर्स इकोसिस्टम. ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में ह्यूमन कंपोनेंट को स्ट्रेंथन करने का हमें प्रयास करना चाहिए. तो हम इस तरीके से अपनी बात को समाप्त कर सकते हैं. ठीक है, ओके.